जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। तो स्वागत करें भाई आज की इस क्लास के साथ, जिस क्लास में होने वाले हैं सीडीपी के 100 दमदार सवाल। यहाँ से फंसा देंगे, बस तुम पढ़ लेना बढ़िया से। क्या बोलते हो, चले करे शुरू? रेडी? ज्यादा नहीं टाइम होता है तो कोई प्रचार वरचार नहीं, सीधे क्लास में आया करो, सीधे क्लास में पढ़ना शुरू कर दिया करो। रेडी भाई? तो ये लो, पहले सवाल के साथ ही शुरुआत करेंगे, ये रहा। अच्छा एक चीज और याद रखना, 8 तारीख का है भाई प्रचार हमारा, इसमें भी दे देगा हमें भी। चलो वहीं लगा देना तुम बीच में। ठीक है जी, ये रहा। तो पहले सवाल के साथ आएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर जो पूछना चाहता है, क्या वो पूछना चाहता है ये कि अपने विचारों का मौखिकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है कि जो वर्बलाइजेशन होता है, हिज ओन थॉट ऑफन हेल्प। जेम्स नाम का एक बच्चा है, जब वो अपने विचारों को खुद सोचता है, उसके बारे में बात करता है, तो उसे ना कई बार क्या, उसका रिजल्ट ढूंढने में आसानी हो जाती है। और जब उसे रिजल्ट ढूंढने में आसानी हो जाती है तो चीजें उसके लिए क्या होती है, आसान होती है। कथन क्या कहता है? इसका मतलब जो बच्चा है वो खुद से बात कर रहा है, इसका मतलब प्राइवेट स्पीच वाली कंडीशन में है। और प्राइवेट स्पीच में है तो बढ़िया सा। तो इसका मतलब उसका सोचना और जो भाषा एक दूसरे के साथ मदद कर रही है कि कोई टेंशन दे रही है। तो पहले सवाल में अगर आप देखेंगे जवाब देने, तो पहले का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सबसे ज्यादा दिया है, जैविक परिपक्वता परिपक्वता भाषा विकास के लिए जिम्मेदार है और भाषा संज्ञान को सुसाधित करता है। अरे पगलो, देखो लिखा ना, फैसिलिटेट करेगा। तो लैंग्वेज जो है वो आपकी समझ को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है। और प्याजे क्या, वो वाइगोत्स्की क्या कहता है, वाइगोत्स्की यही तो कहता है, वी वी वाई जी ओ, अरे गलती लिख दी, है ना। तो वाइगोत्स्की क्या कहता है कि जब बच्चा प्राइवेट स्पीच करेगा तो उसमें क्या करेगा, लैंग्वेज से थॉट की तरफ जाएगा, और जो कोग्निशन है। तो सवाल का जवाब होना चाहिए था सी। जितने ने लगाया बी, वो सारे के सारे हो गए गलत। आगे देखो नया नंबर। जेंडर क्या है बताओ, तुम्हारी नजरों में जो तुम्हारा लिंग है वो क्या है, जेंडर जो है वो क्या है, जल्दी बताइएगा। चलो जी, आपने जो इस सवाल में जवाब दिया, यहाँ पर जो जेंडर वाली बात दे रहे हैं, तो जेंडर जो है वो क्या है? तो भैया ऐसा है कि जो जेंडर है, और पहले दो बातें याद रखना दिमाग में, कि एक होता है जेंडर, एक होता है सेक्स। एक होता है जेंडर और एक होता है सेक्स। सवाल आता है जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस होता है। लोगों की सोच में देखा जाए तो भैया इस नाम को लेते हुए भी लोग घबराते हैं कि सेक्स, अरे भैया सेक्स को जरूरी नहीं, वो जो तुम समझ रहे हो वही होता हो। सेक्स का मतलब क्या था, आप जो है लड़का लड़की क्या हुए पैदा। तो यहाँ याद रखना, जो आपका बायोलॉजिकल होता है, जो आपका क्या होता है, बायोलॉजिकल होता है। मनोविज्ञान पढ़ना इसीलिए जरूरी है। इसका मतलब जन्म के टाइम भैया यहाँ, तो इसका मतलब लड़का पैदा हुआ, या आपने है ना, तो आपने देखा होगा या तो बेबी बॉय बोले जाएगा, या क्या है, गर्ल पैदा हो, इस तरीके से। जब तुम समाज में जाते हो तो यही लड़का किस में, बॉय जो है किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मेल में। और यही जो गर्ल है किस में कन्वर्ट हो जाती है, फीमेल में। अब इन्हें बता दिया जाता है कि देख भाई पुरुष, तेरा काम है क्या, सिलेंडर उठाना, है ना, मजदूरी करना, काम करना। और इनको बोल दिया जाता है फीमेल को, तुम्हारा काम है घर को संभालना, जब याद में आए तो रोटी। तो इस सोच के आधार, तो जेंडर वाली जो बात है वो कौन देता है, सोशल समाज देता है। और ये क्या है, बायोलॉजिकल है, जैविक है। ठीक है जी। तो अगर इस सवाल में आपने पूछा गया जवाब, तो नंबर 2 का जवाब होगा कि यह एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकर, इसका मतलब जेंडर जो है वो एक क्या है, शेप बाय सोसाइटी, या इसे हम कह सकते हैं ये एक सोशल कंस्ट्रक्शन होता है। तो आगे भाई बात समझ में, हाँ या ना? चले भैया आगे देखें। मेरी बातों को अगर किसी को अच्छा लगे तो लाइक करो, बुरा लगे तो भी लाइक करो, ठीक है, पता तो चले मुझे। नेक्स्ट नंबर देखो भैया आपके सामने। विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव क्या होते हैं, बढ़िया हो जाते हैं। देखो इसका मतलब विभिन्न सामाजिक है, अलग अलग ग्रुप से बच्चा है, अलग अलग बेटा आर्थिक समुदाय से है, अलग अलग उसका कल्चरल है। और बच्चे जब उस क्लास में होंगे तो जो अलग अलग विविध पाठ्यक्रम मिलेगा, इससे छात्रों को सीखने के क्या है, मौके मिलेंगे। छात्रों को सीखने के मौके मिलेंगे तो बात क्या है, सही है, ये बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि यह कक्षा को अधिक श्रेणीबद्ध, हम रैंकिंग में आते नहीं तो हटा दो। गलत है ये, वैसे ही गलत है, गलत है ये, वैसे ही गलत। बात सही है, और बात सही है इस आधार पर कि बच्चे सोसाइटी से सीखते हैं, और अपने आप के ग्रुप में आ जाएं तो और बढ़िया से सीखते हैं।
अधिगम के लिए मूल्यांकन का जो मतलब है वो क्या, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होगा बताओ। सवाल आपके सामने अधिगम के लिए बात करेगा। मेरे बच्चे याद रखना, अगर कहीं पर भी जैसे असेसमेंट और लर्निंग के बीच में या तो एक आएगा फोर, या आएगा ऑफ, या आएगा एज। तो अगर फोर लिखा हो तो याद रखना ये है फॉर्मेटिव, और जहां पर फॉर्मेटिव होगा रूपात्मक होगा, हिंदी में क्या बोला जाएगा, रूपात्मक होगा। रूपात्मक का मतलब होगा सुधार, क्या होगा, सुधार। जहां पर ऑफ होगा, ऑफ का मतलब याद रखना सम्मेटिव, सम्मेटिव का मतलब होता है योगात्मक, क्या होगा भाई, योगात्मक। और योगात्मक का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब होता है एंड में, लास्ट में, ठीक है, यहाँ इसलिए एंड में आता है। और एज का मतलब होता है बाबू सेल्फ, स्वयं द्वारा, जब आप खुद को देखते हो कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता। तो असेसमेंट जो नंबर 4 में जाएगा मेरे बच्चे, ना स्टैंडर्ड हो सकता, ना नॉर्म रेफरेंस, ना टीचर ओरिएंटेड, वो हमेशा क्या होगा, किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, किसी न किसी संदर्भ में, किसी न किसी तरीके से बच्चे को सिखाने के क्रम में लाया जाएगा। आगे भाई नंबर 4 के साथ आओ जरा नंबर 5। और भाई सबको सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो सावन सोमवार के व्रत रखेंगे, है ना, हाँ। नहीं नहीं, मैंने वैसे नहीं देख, गंदी सोच है सावन सोमवार पे कौन सा ये कहना चाह रहे हैं। चलो, ये की सोच रखते हो तुम है। अरे भोलेनाथ के भगत हैं हम, इसलिए रखे हैं भैया, और तुम दूसरा मत रखोगे। अरे वैसे भी ये 4 सोमवार होते हैं, वो 16 सोमवार होते हैं। तो 4 सोमवार और 16 सोमवार में डिफरेंस होता है, ध्यान रखना इस बात को। तुम चले गए 16 सोमवार में, वो तुम्हारी जरूरत है ना, ना इतने सोमवार के लिए मैं अपना नहीं है ना। चलो नंबर 5, एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कोई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों के सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। मतलब इसमें कौन सी ऐसी है, कौन एक अध्यापिका जो अपनी क्या है नई कोई सोच बनाती है, और वो सोच भी क्या है, सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी है, डाइवर्जेंट है, तो किस चीज के साथ चलती है। तो नंबर 5 का जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में पहला। इस बात के साथ कि बड़े बड़े गद को कंठस्थ याद करना, मेरे बच्चे याद रखना है, रोट मेमोरी मोर है ना, ये हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो रोट मेमोराइज करना गलत हो गया। किसी समस्या को दर्शाने के अभिसारी तरीके से, अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट का मतलब होता है सिंगल तरीका, मतलब किसी एक सवाल का एक जवाब, तो बच्चा गलत होगा। अब कहते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता को पुरस्कृत करना, बेटा रिवॉर्ड देना, लेकिन फंक्शन फिक्सनेस, मतलब चीजें क्या है, फिक्स है, बच्चा कुछ सोचेगा नहीं, ये हमेशा नकारात्मक होगा। और ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नवचारी, मतलब बच्चा क्या है, क्रिएटिविटी सोचे, डाइवर्जेंट सोचे, कुछ नया सोचे। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। जिन्होंने डी लिखा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलेगा, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु, सफल समावेशन हेतु आपसे एक पूछा जा रहा है ये वाली बात कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। अब देखो निम्न में से जो जरूरी है वो क्या है, इसका मतलब कोई ऐसा बच्चा है जो पिछड़े हुए ग्रुप से है, मान लिया भाई, उसे क्या है, एक ऐसे ग्रुप में जाना जहां सारे लोग हैं, सारे ग्रुप के बच्चे हैं, सबके साथ खेलना कूदना रखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप उसके लिए ये वाला काम करोगे नंबर 6 के लिए, कि आप उसके लिए एक फ्लेक्सिबल बनाओगे, इनफ्लेक्सिबल। तो इनफ्लेक्सिबल मेरे बच्चे क्या होगा, गलत हो गया। कहता है एग्जाम सेंटर, मेरा बच्चा एग्जाम सेंटर वाली थोड़ी ना बनाएंगे, तो उसके लिए चाइल्ड सेंटर्ड रखेंगे, ये भी गलत हो गया। उसके लिए रीजनेबल एकोमोडेशन, मतलब जो जो जरूरतें हैं वो उसके लिए अवेलेबल कराएंगे उसके अकॉर्डिंग, ये बात सही है। कहता है इनएक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई एक्सेसिबल कराते, उसकी पहुंच में कराते, उसकी सोच में बचाए, तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो इसलिए इस सवाल का जवाब सीधा सीधा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। नेक्स्ट देखो नंबर, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिस पर आपको लगता है इनकल्शन, इनकल्शन जहां पर भी होगा एक बात बड़ी कंफर्म है कि सबका साथ सबका विकास होगा। और जहां सबका साथ सबका विकास होगा इस बात के साथ भी बताएगा कि सबका साथ है और सबका क्या है, विकास है। तो इसका मतलब हर एक चीज जो जा रही है वो कैसे जा रही है भैया, प्रोग्रेस उसमें जा रही है। और सबसे बढ़िया जो काम करेगा यहाँ पर, तो बेटा सेग्रीगेशन तो क्या है, नेगेटिव है, हटा दो। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, नेगेटिव है, ना तो बच्चे को अलगाव में लेके जाओगे, ना पक्षपात में जाओगे, समानता में जाओगे कि समता में जाओगे। अब दो चीज आ गई,
समानता भी बड़ी जो वर्ड है बढ़िया है, समानता भी बढ़िया है। लेकिन मेरे बच्चे नंबर 7 में हमेशा याद रखना, अगर कभी भी तुम्हारे सामने आ जाए, जैसे आपने इस शब्द को समझाने के लिए मुझे वहां जाना पड़ेगा जो समाज का आज का दौर है। आज अगर आपने देखा होगा रिजर्वेशन हटाओ पर बहुत सारी चीजें बातें चल रही हैं। देखो रिजर्वेशन मेरी समझ में, अगर ना तो मैं उसे लगाने वाला ना हटाने वाला, मेरे पूर्व में हमेशा एक बात कहता हूँ जिस चीज के साथ, कि देखिएगा कि पुराने समय में जो भी स्वर्ण लोग थे, जमींदार लोग थे, उन्होंने गरीबों पर क्या अत्याचार किए वो हमें नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बाबा भीमराव अम्बेडकर को रिजर्वेशन वाली बात कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है डालनी पड़ी। और अगर वो डाली गई तो उन्होंने बड़ा सोच के कहा था ये वाली बात कि भाई 10 साल तक रखो उसके बाद, लेकिन हमारी सरकारों ने इसे क्या है चुनावी मुद्दा समझा, उसके बाद आगे आगे बढ़ाए। अब ऐसा है कि अगर आप शहरों में देखोगे तो फिर भी आपको लगेगा रिजर्वेशन हटा दो, लेकिन अगर आप गांव में जाओगे तो आपको पता चलेगा रिजर्वेशन की वहां कितनी जरूरत है। क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे जो निचला तबका है उसे ऐसे ही दबा के रखा जाता है। आप यकीन मानेंगे इस बात को, है ना। यहाँ फिर एक बात मुझे लगता है कि इसके ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो आपको पता है कि आप किस कैटेगरी में कब कब कहां कहां जॉब निकालते हैं। और आपको अगर पता है कि एक जो कैटेगरी, मान लीजिएगा मैं एससी कैटेगरी से हूं और मैं क्या है सिलेक्शन कर जाता हूं, आईएएस बन जाता हूं, तो इसका अंदर मेरा पे स्केल सही हो गया, मेरा आगे के घर की जो परिस्थितियां वो सही होगी, तो इसका मतलब अब मैं एक काबिल इंसान हूं जो अपने घर को चला सकता हूं। और अगर मैं चला सकता हूं तो फिर आप उस हिसाब से उस रिजर्वेशन को हटा सकते हैं। लेकिन सबका हटाना गलत है, आप उसका हटाइएगा जिसकी अब आपको जरूरत नहीं है। अब इस आधार पर है, वरना मेरे बच्चे ये तो वही वाली बात है कि मुर्गी पहले आएगी अंडा। इस बात पर आप हमेशा याद रखिएगा, जिस भी एक पक्ष को बोलेंगे दूसरा आपके कुछ ना कुछ कहना है। वो समय रहना वाली बात बड़ी प्यारी सी है कि मैंने एक बार अपने एक जो है ना उसको यूट्यूब वाले जो एपिसोड को क्या कर दिया, प्राइम मेंबर के लिए कर दिया, लोगों ने गाली देने। तो भैया गाली तो आएंगी ही आएंगी, इसलिए रिजर्वेशन हटाना इस तरीके से है जहां पर वो वैलिड हो। ठीक है, चलिए अब आपके सामने अगर इस चीज को मैंने बताया था, इसके पीछे का जो जानकारी थी यहाँ पर, तो इस सवाल को मैंने बताया। इसका मतलब यहाँ जो सवाल कहता है रिजर्वेशन हटाना, तो रिजर्वेशन ऐसा मत करो कि समानता के रूप में सबको ही दे दो, ये क्या है समता के आधार पर दो। और समता जो कहती है, अब इसका मतलब आप रिजर्वेशन उसको दो जिसको इसकी क्या है नीड है। आशा करता हूं आपको रिजर्वेशन की इस बात के बारे में समझ में आया होगा। चले भाई, तो सवाल का जो जवाब होगा वो आपके सामने ऑप्शन नंबर ए होगा। जितने लोगों ने 7 का जवाब ए लगाया वो बिल्कुल सही है, बाकी फिलहाल क्या है गलत है। आगे बढ़ेंगे, नंबर आपके सामने आता है हमारा 8 नंबर, सॉरी हाँ 8 नंबर। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा विलक्षण अक्सर पाया जाता है। सीधी बात याद रखना, ये है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एडीएचडी। मेरे बच्चे एडीएचडी वाला जो भी बच्चा होगा वो हमेशा क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्टिव होगा, हाइपर होगा। एक बात याद रखना, वो हमेशा क्या होगा, हाइपर होगा। और जब वो हाइपर होगा तो रेस्टलेस होगा। रेस्टलेस का मतलब होता है कि वो बेचैन होगा। तो अगर आपको कहीं पर भी ये वर्ड मिल जाए तो बस लगाओ निशाना, हाईली ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, वेरी अटेंटिव नहीं, क्योंकि है डेफिसिट है। अब उसके बाद पेशेंस विद लिसनिंग, ये होता नहीं क्योंकि बच्चा सोशल भी नहीं होता। और बेटा रेस्टलेस आपके सामने आ गया तो याद रखना हमेशा क्या है, आकुल होना, एकदम एग्रेसिव रहना, इस पर ये चलेगा। बात समझ में आई यहाँ तक, हाँ या ना? डन भाई। अब इतना जानने के बाद आपके सामने आता है नंबर 9, सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है। जो सृजनात्मक विद्यार्थी लाइक यू, क्रिएटिव बच्चे लाइक यू, कि ऐसे बच्चे जो हमेशा कुछ ना कुछ क्या करते हैं नया, ऐसे बच्चे जो कुछ ना कुछ नया सोचते रहते हैं, सवाल के एक से ज्यादा जवाब ढूंढते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या सही होगा। पहला, वे कार्य को समझने में काफी समय, जो बेटा क्रिएटिव होगा फटाफट लेगा, काफी समय नहीं कम समय लेगा, गलत हो गया। वे नवीन और मौलिक विचार सुझाएंगे, बिल्कुल सही बात है। वे अपने हम उम्र साथियों की तुलना में संज्ञानात्मक पीछे नहीं होंगे, आगे होंगे, तो गलत हो गया। उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफी अधिक नहीं काफी कम समय लगेगा, तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। जहां पर भी एक बात और मैं यहां बता दूं मेरे बच्चे, याद रखना इस बात को भी, कि अगर आपके सामने एक वर्ड आ गया क्रिएटिव, CREATIVE, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं सृजनात्मक, तो अगर आपके सामने ये वाला वर्ड आ गया तो मेरे बच्चे याद रहे, क्रिएटिव का मतलब होगा नोवेल, नोवेल का मतलब होगा नवीन, इसका मतलब क्या होगा, न्यू, न्यू का मतलब क्या होगा, नया, इसका मतलब क्रिएटिव तो था ही, इसी का मतलब क्या होगा, डाइवर्जेंट, क्या होगा, डाइवर्जेंट, इसी को क्या बोला जाएगा, अपसारी। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो इसी को अगर आप बोलना चाहते हैं तो एक नाम ओरिजिनल, क्या होगा, ओरिजिनल,
तो ये क्या होगा, वास्तविक होगा। और जब वास्तविक वाला होगा तो हमेशा कहता है नो कॉपी पेस्ट। क्या करेगा, नो कॉपी एंड पेस्ट, हमेशा कुछ ना कुछ क्या बनाएगा, नया बनाएगा। तो क्रिएटिव की बात समझ में आई, हाँ या ना? क्रिएटिव वाली बात समझ में आई, यस और नो? अरे कह दो यस और नो। अच्छा, एक चीज और लिख सकते हैं हम इसमें, अगर आप लिखना चाहें तो ये वाला बच्चा हमेशा क्या होगा, ओपन एंडेड होगा। तो अगर कोई भी आपसे कोई पूछेगा मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंट पूछ ले बेटा, तो ये सारे बता देना। न्यू पूछेगा तो सारे बता देना। ओरिजिनल पूछेगा तो सारे बता देना। आगे भाई समझ में, हाँ या ना? डन। चलो आगे बढ़ते हैं, नया नंबर। मैसेज की स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, नंबर 9 10 पे आओ। स्वालीनता कई प्रकार के, ऑटिज्म, ये क्या है, ऑटिज्म जो है कोज करता है चैलेंजेस इन सर्वल डोमेन। ऑटिज्म के बारे में मेरे बच्चे याद रखना, जब भी आप ऑटिज्म को लेके बात करें तो बस ये याद रखना कि ये जो बच्चा होता है, ये जो बच्चा होता है हमेशा क्या करेगा, रेस्टलेस होता है। ये वाली बात के साथ एक और याद रखना, ये हमेशा क्या करेगा, भागा दौड़ी में रहेगा, एक जगह रुकेगा नहीं, बेचैन रहेगा ये। तो अगर आपसे यहाँ पर इस सवाल ने कोई पूछा है जवाब नंबर 10 में, तो नंबर 10 में क्या होगा कि व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, मतलब रिटेन करता है एक्सटेंसिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो अगर ऑटिज्म वाला बच्चा है तो याद रखना बेटा, उसे बातें समझ में नहीं आती, उसे बातें रट जाती है। उसकी जो मेमोरी है वो छोटी छोटी चीजों को बहुत जल्दी क्या कर ले, अडेप्ट कर लेते, लेकिन बड़ी चीजों को वो कभी भी अडेप्ट नहीं कर पाता। वो बच्चा याद रखना कभी भी सोशल नहीं होता, वो बच्चा, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखेगी, उस बच्चे में कम्युनिकेशन बेटा क्लियरली नहीं होगी, बहुत टेंशन भरी होगी। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ो, नंबर 11। डैश स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, नीचे दिया गया है जो एक एग्जाम्पल है, कौन सा, आपकी ग्रोस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है। मान लीजिएगा आपने क्या हुआ, अब भोलेनाथ के व्रत रखे, भोलेनाथ के आपने व्रत रखे और बोला हे भोले बाबा दे दे मुझे मेरी महारानी, मेरी रानी है ना, बस वो दे देना जो डब्बे में काट के ना डाले, है ना, उसमें बाथरूम में उसके नीचे ना करे, पहाड़ी पे से धक्का ना दे, ऐसी दे देना। इसका मतलब जो चाहिए मेरे को ग्रोस मोटर स्किल वाली वो वाली चाहिए जो क्या है, एकदम, हाँ बस भागा दौड़ी में काम मेरे साथ लगे रहे, मेरे साथ जीवन में भागे साथ साथ, ना कि मेरे को खाली भगाए। तो मेरे बच्चे ग्रोस स्किल में एक बात याद रखना, अगर ग्रोस आती है तो गर्लफ्रेंड आती है, जब गर्लफ्रेंड आती है तो जहां पर बड़ी मसल यूज होती हैं उसको बोला जाता है ग्रोस, जहां पर छोटी मसल्स यूज होती हैं उसको बोला जाता है फाइन। तो इसका मतलब जो भागना है पैरों का, यहाँ पकड़ना, आड़ी तीज मतलब रेखाएं खींचना, निचोड़ना, ये सारी की सारी जो है आपके क्या होंगी, फाइन मोटर स्किल में होंगी। जैसे मैं अगर आपसे कहूं मेरे बच्चे आपको लगाना है निशाना, तो बताओ, अच्छा एक काम करते हैं, चलो इससे बढ़िया, आज देखो अगर आपको 2 सवाल पूछ रहे हैं, आज से पहले ग्रोस एंड फाइन का, ग्रोस स्किल एंड फाइन मोटर स्किल का, अगर तुम्हें ओएमआर फिलना हो, ओएमआर फिल करना है, तो ये बताओ ओएमआर को फिल करना किस में आएगा। और मेरे बच्चे तुम्हें एकदम बिल्कुल टाइम पे क्या पहुंचना है, अपने एग्जाम सेंटर पहुंचना है, तो बताओ एग्जाम सेंटर अगर टाइम पर पहुंचना है तो कैसे, भागा दौड़ी में जो जा रहे हो, तो ये बताओ एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए आपको ग्रोस स्किल लगेगी, फाइन लगेगी, और एग्जाम में ओएमआर फिल करने के लिए आपको ग्रोस लगेगी या फाइन लगेगी, बताओ। नया नया बना दिया बेटा, एकदम नया एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने इस सवाल के साथ आ गए, देख लिया, जान लिया, तो मेरे बाबू अगर ओएमआर फिल करोगे तो क्या आएगा, फाइन, और एग्जाम सेंटर तक भाग रहे होगे तो क्या होगा, ग्रोस। कैसा रहा एग्जाम, कैसा रहा एग्जाम्पल, नया है ना एकदम। जैसे अगर तुम एक एक करके टुट 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 मैसेज कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम क्या कर रहे हो, फाइन। और अभी तुम, मैं बोलूं बेटा एकदम से भगा दो, दौड़ा दो, एकदम ऐसा कर दो, मैसेज की ऐसी लग जानी चाहिए आग, झड़ 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 झड़, तो इसका मतलब क्या होगा, क्रॉस। डन भाई, नया एग्जाम्पल दे दिया ना। तो इन शॉर्ट में एक जात और कह सकता हूं ये वाली बात कि मैसेज में बिना देखे स्माइली भेजे धड़ 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 धड़, तो क्या कहलाएगा, ग्रोस कहलाएगा। लेकिन ध्यान से दिल भेजोगे कहने के बाद, ऐसे छोटू का था, तो क्या, फाइन कहलाएगा। डन भाई, चलो नेक्स्ट बढ़े भाई, 12 नंबर देखो। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं, विकास का सिद्धांत किस उसमें जाता है, बताओ जरा। अगर आपके सामने सवाल आया जो हमारा सवाल नंबर 12 है, बस समझ गया तुम्हारी फाइन स्किल बहुत चल रही है, बढ़िया, बंद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जी बताओ।
क्या जवाब दे रहे हो यहाँ पर? अगर आपने इस सवाल में यहाँ जवाब चुनने की कोशिश करी, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेरे बच्चे याद रखना, जब पर एक आसान तरीका बताता हूँ। अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले ग्लास पकड़ना, बेबू याद रखना, भूलना नहीं आज के बाद। अगर कहीं पर दिमाग लगा रहा है बच्चा, तो याद रखना दिमाग लगाया। मेरे बच्चे जहां शरीर लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो याद रखना यहाँ। इसका मतलब ग्लास को हटाएगा ऐसे, तो उसके हाथ करेंगे, तो हाथ में याद रखना फिजिकल एक्टिविटी आ गई। और किसी एग्जाम के क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है, तो याद रखना वहां पर कोग्निटिव। तो मेरे बच्चे C4 याद रखना कोग्निटिव स्किल, है ना, दिमाग वाली। और P4 याद रखना फिजिकल वाली। डन। आगे भैया, तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। सबने बी दिया ना? चलो नेक्स्ट नंबर देखो। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? मतलब जो तुम जैसे टोने मोने हो हमारे, है ना, लड्डू हो मेरे, एकदम बिल्कुल लड्डू। तो जो तुम मेरे लड्डू हो, तुम्हारे लड्डू के लिए जो हमारी जो सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी होती है, प्राथमिक एजेंसी होती है, वो क्या होगा? प्राइमरी में बताओ जरा। हाँ, चलेगा। नंबर आपके सामने 13 आया। सवाल नंबर 13 का जो सीधा सीधा जवाब होगा, मेरे बच्चे याद रखना, आस पड़ोस और मुद्रक संचार। अरे भैया घर पहले आएगा, तो घर देख लो बस। नॉर्मली याद रखो, ये रहा परिवार, पै से परिवार, पै से प्राथमिक, एफ से फैमिली, एफ से फर्स्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वाह शाबाश, बहुत बढ़िया। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? अच्छा एक काम करो, मैं तुमसे एक चीज कहना चाहता हूं, मेरे इस सवाल का जवाब दे दो तुम। और तुमने अगर इस सवाल का जवाब दे दिया, तो इसका मतलब इस सवाल में डायरेक्ट ही पहुंच जाओगे आंसर के बाद। चलो तुम एक बात बताओ, अगर तुमसे कोई पूछेगा x+2 = 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बताना जरा। इतना मैथ आता है कि नहीं? तुम्हें मैथ ही पढ़ाना पड़ेगा मुझे लग रहा। बताओ जरा, सवाल नंबर 14। आ जाओ। x+2 = क्या है? बढ़िया, बताओ जरा। अगर आपने इसमें कहा x+2, तो भैया इसमें करोगे 5 को इधर लाया, 2 को, उसके बाद बच गया 3, तो x की वैल्यू इक्वल टू क्या है? 3 है। बहुत बढ़िया, इतना तो तुम मैथ जानते हो साहबा। इसका मतलब मेरे बच्चे, जब तो इस नहीं तो x की वैल्यू, तो जब कोई चीज दी ना हो, उसे फाइंड आउट करना हो, तो दी होती तो कॉन्क्रीट होती, छूकर पता चलती तो संवेदी। और भैया कमियां ही कमियां था, x कौन? ये सर जी, ये जो x है ना, वो मेरी पुराने वाली थी। अरे दूध पीते थे, अभी तक दूध के नाम तो टूटे नहीं। एक्स गर्लफ्रेंड याद कर रहा है मेरा फूफा, है ना। तो याद रखना, इसको क्या बोलेंगे? औपचारिक संक्रियात्मक। तो याद रखना, जब भी मेरे बच्चे आप कोई भी ऐसी चीजें निगमन, मतलब कोई ऐसी चीज जो सामान्य नहीं है बट उसका पता फिर भी लगा दोगे, तो इसको याद रखना, फॉर्मल बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। सीधा सीधा जवाब ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ओह ओह ओह, ऐसे सवाल के बारे में देखते ही पैसा पता चल जाता है। ये लो भैया, दूध पी लो, दूध। मिल्क है भैया, मिल्क मिल रहा है, देखो। रीना 5 साल की लड़की है, 2 आइडेंटिकल ट्रांसपोर्ट। मैं अगर तुमसे ये बात बोल दूं, नंबर 15 में तुम्हें अगर जवाब चाहिए, नंबर 15 में अगर तुम्हें जवाब चाहिए, बाबू याद रखना, सोचने की जरूरत नहीं। कितने साल की बच्ची है? 5 साल की। और पगलो, 5 साल के लिए इतने लंबा सवाल कौन पढ़ेगा? नो, नेवर नेवर। अरे भाई सीधी बात है, देखो जो ये सिमेंटिक वाला हाइपोथेटिकल आ नहीं सकता, इसने निर्जीव वस्तु को सजीव माना नहीं है, तो सीधी बात है, उसे क्या है? डिफिकल्टी किसमें है? डिसेंट्रिक में। ये लो। ओ भाई साहब, खाली पेट भी डकारें आ रही आज तो। हलवा क्वेश्चन, बस इतना बड़ा सवाल आ जाए अगर, तो जीवन में देख लेना ऊपर क्या लिखा है, दूसरी स्टेज है, खत्म। आओ, अन्नू का तर्क है, केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही व्यक्तिगत रूप नहीं है लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार। इस उदाहरण का, अगर किसी ने मेरी ऑनलाइन क्लास देखी है भाई, ऑनलाइन क्लास देखी है जिसमें मैंने कोलबर्ग पढ़ाया था एक नए अंदाज में, नए तरीके से, बताओ जरा। डन। अबे लाइक तुमने 200 नहीं करे, 300 नहीं, 1000 बालक तुम बैठे कहाँ छुपे बैठे हो रहे लाइक वाले? मुझे दिख नहीं रहे हैं भाई बालको। हमारी टीम क्लास लेके लगा के चली जाती है, कोई मतलब नहीं।
लिए थे। चलो, तो मेरे बच्चे उसमें मैंने एक चीज सिखाई थी, अगर जीवन में कभी भी ऐसी दिक्कत परेशानी आ जाए, है ना, कर दिए, बहुत बढ़िया। अरे बाबू याद रखना, अब देखो एक चीज को जीवन भर याद रख लेना। आजो इस ये है एकदम निंजा ट्रिक है, ये है कावड़ सीरीज पर कावड़ ट्रिक दे देते हैं तुम्हें, देखो नहीं बल्कि रामचंद्र जी का धनुष देते हैं, ये लो, है ना, ये लो भैया मोरल डेवलपमेंट का हमारा धनुष थोड़ा अलग सा है। पहला, अगर बेटा लेवल नंबर 1 है, लेवल नंबर 2 है और लेवल नंबर 3 है, मेरे बच्चे याद रखना अगर कभी भी आ जाए तो इसमें अगर आपके सामने आ जाए तो पहले में, तो याद रखना, पहले में याद रखना मैं, स्वयं याद रखना, क्या याद रखोगे, स्वयं आएगा इसमें। दूसरे में मेरे बच्चे याद रखना समाज, इसका मतलब सोशल याद रखना। और तीसरे में मेरे बच्चे याद रखना सिद्धांत, इसका मतलब देखो अब सिद्धांत में जो स्टेज नंबर हमारी आती है 5 और स्टेज नंबर आती है 6, तो इसमें क्या होता है इंडिविजुअल, तो स्वयं के सिद्धांत में अगर कोई बात गलत लग रही है तो उस बात का विरोध करना, ये लो जी। उसके बाद किसी के लिए कुछ गलत ना करना, सबके लिए अच्छा बनना, ये भी हमारे क्या है, सिद्धांत ही है। तो इसका मतलब समाज में चौथे वाला जो आता है उसमें क्या, तीसरा, उसमें क्या आता है भाई, गुड बॉय, सबके सामने क्या रहना, एकदम बढ़िया लड़का समाज में बनना, गुड बॉय गुड गर्ल वाला। और इसके अलावा इसी में समाज नंबर 4 में क्या कहता है, समाज के नियम कायदे कानून को क्या है, मानना। इसमें देखो मैं वाले में पहला क्या कहता है, मैं अगर डरूंगा, मैं आज्ञा तब मानूंगा जब मुझे किसी चीज की जरूरत है, और भैया मैं किसी को चीज तब दूंगा जब वो मुझे बदले में देगा, टिट फॉर टैट। तो मेरे बच्चे याद रखना, स्वयं से, समाज से और सिद्धांत से। कैसी लगी ट्रिक, इंग्लिश में भी लिख दीजिए, ओके। मी, सोशल, प्रिंसिपल, एल है मेरे बच्चे, ए वही मास्टर समझ रही का पगलो, तेरा भाई पूरा अंग्रेजी अंग्रेजी में सब जानता है। आगे भाई कैसा रहा, ये लो, इसका मतलब आज के बाद हम इसे क्या बोलेंगे, राम जी ट्रिक। ए बेटे, राम जी बन सकता, हनुमान जी तो नहीं बनूंगा। सर प्लीज इट्स रिक्वेस्ट टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, है ना, नोट। अब तो आ गया। अरे ये तो मैं बैच में पढ़ा देता हूँ, देखो कितने शानदार तरीके से दिखाऊं, आ देखो क्या बात कर दी यार तुम लोगों ने। अगर यहाँ इन्होंने कोलवर्ग देखो मेरा खोल देगा, खाता कोलवर्ग का खुल जा, कभी बेइज्जती करवा के मानेगा बोर्ड भी। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, बोर्ड खराब है इसमें, हाँ देखो जिसने पढ़ा होगा। मैं बेटा मैं मजा नहीं आता मेरे को ज्यादा ना, जो पीपीटी से पढ़ते हैं ना, तो मेरे को उसमें स्वाद नहीं आता, मेरे को स्वाद आता है लिख के। तो मेरे बच्चे देखो कोलवर्ग को पढ़ा दिया ऐसे खतरनाक तरीके से मैंने, है कि नहीं। ये देखो बच्चे आगे ना, स्वयं कैसे आते हैं, सोशल, यहाँ देखो बच्चे कैसे आएंगे, जवान कैसे आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, पूरी की पूरी। बस चुराया नहीं, चुराया क्यों नहीं, सारा, अरे क्या बात कर दी तुमने। चलो इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल का जवाब दे दिया क्या हमने, इस सवाल का जवाब। तो मेरे बच्चे अब देखो नंबर 16 समझो। तो सवाल नंबर 16 में एक बात तय है, सवाल नंबर 16 में जो होगा वो क्या कहना चाहता है, क्या सही है क्या नहीं, व्यक्तिगत रूप नहीं है, लॉरेंस के अनुसार। अब देखो समाज में तय करता है कि क्या सही है और क्या व्यक्तिगत रूप से सही नहीं। तो 16 नंबर का सीधा सीधा दिख गया ना कि भाई अधिकारिकता, स्वयं सामाजिकता, उसकी क्रम आ गया। इसने यही तो बोला था, सोशल ऑर्डर। अब देखो तुम एक बात समझो, जैसे मैंने तुम्हें बताया ये रहा ना सोशल ऑर्डर वाली बात, सोशल ऑर्डर आ गया वाले, तो सीधा सीधा जवाब आ जाएगा अथॉरिटी के साथ सोशल ऑर्डर मेंटेन करने वाला, क्या सही क्या गलत। अच्छा एक बात बताओ, कोई तुमसे पूछेगा क्या सही क्या गलत, तो एक सिद्धांत हुआ ना कि भाई क्या सही है क्या गलत है, मैं इस बारे में जानने लगा हूं। चलेगा नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही आपके सामने एक नया सवाल आएगा। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका नहीं है, मतलब कौन सी ऐसी तरीका है जिसमें आप स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं, वो कौन सा तरीका बिल्कुल सही है। स्कैफोल्डिंग का सबसे बढ़िया तरीका जो है वो क्या है बताओ, चलेगा बताए जल्दी। शाबाश बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 17 का जो जवाब है वो आप क्या दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर क्या दे रहे हैं, सी। बिल्कुल, कहते हैं भाई कंडीशनिंग तो किसकी होगी, पेवलोव की। रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली बात हम करते नहीं, ये सीधी सीधी सी बात है, जब भी आप क्लू देंगे, इशारे देंगे, संकेत देंगे, यही हमारा क्या कहलाएगा, वाइगोत्स्की कहलाएगा। डन। चलिए
वाइगोत्स्की ने किसको बढ़ावा दिया, बताओ वाइगोत्स्की किसको बढ़ावा, बेटा बढ़िया जा रहे हो, शाबाश, एकदम फर्स्ट क्लास, ऐसे ही चलते रहो। वाइगोत्स्की ने किसको बढ़ावा दिया बताओ, है ना, प्यार मोहब्बत को, लोगों के साथ मिलने जुलने को, या किस चीज को, बताइएगा। वाइगोत्स्की ने किस चीज को बढ़ावा दिया? अब देखो वाइगोत्स्की बढ़ावा किसके देता है, मिलजुल कर काम करने को। तो सवाल नंबर अगर 18 है, क्वेश्चन नंबर अगर 18 है, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग। भाई वो क्या कहता है, एक्स रोट मेमोराइजेशन पर नहीं, कोलैबोरेटिव का मतलब होता है मिलकर। जैसे एक काम कर दोगे मेरे बच्चे, बस तुम्हारे पास 5 सेकंड है, और इस 5 सेकंड में तुम अपना नाम छोड़ के किसी दूसरे का नाम लिखोगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी। बैच में मैथ पेडागोजी पढ़ा तो रहे हैं, पवन सर तो पढ़ा रहे हैं, मैं ही पढ़ाऊँ अभी। ले एक आगा, अरे शिक्षा बाबू ये सारे पेपर के ही हैं, मैंने कहीं से बनाए नहीं है, तो इसका मतलब ध्यान से नहीं पढ़ती। 2026 का सवाल उसमें जाएगी ना, हाँ पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा देखा करो। सोनिया मलिक, करण, आपने एक दूसरे का नाम लिख दिया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अगर आपने ये वाली चीज देख ली तो यहाँ पर आपने बिल्कुल सही बात, इसका मतलब सहयोगात्मक पाठ कर दिया। नेक्स्ट नंबर ये रहा, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। एक जो प्रोग्रेसिव लर्नर होता है एक क्लास में, बहुत बढ़िया यार, एक जो प्रोग्रेसिव हमारी क्लास होती है उसमें अगर हम देखते हैं, प्रोग्रेसिव जो हम देखते हैं उसमें हम किस तरह समझाते हैं। मेरे बच्चे यहाँ याद रखना, क्लास को आगे बढ़ाना, सबका सम्मान रखना, उसके बाद हमेशा क्या है, लर्निंग बाय डूइंग करना, करके सीखना। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन की कुछ बातें हैं। पैसिव बच्चा हो नहीं सकता, एक्टिव पार्टिसिपेंट होगा। उसके बाद लर्निंग ओनली बाय लेक्चर मेथड, नेगेटिव होगा। बच्चा कैपेबल होता है, इनकैपेबल नहीं होता। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, बी, बहुत बढ़िया। रजनी देखी गई वस्तु के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। मतलब कि हमारी जो रजनी है वो जिस चीज को देखती है, रजनी जो है जिस चीज को देखती है उसका मैप देख लेती है, उसे फिर क्या रीडिजाइन कर सकती है। तो इसका मतलब जो हमारी रजनी है उसमें कौन सी प्रकार की बुद्धि है। नंबर 20 मेरे बच्चे, जिसमें भाषा होगी, लिंग्विस्टिक किसके, जिसमें भाषा का ज्ञान होगा। म्यूजिकल, जिसमें गाने बजाने संगीत का होगा। स्पेशल, जो सोचने का काम करेगा, और हमारी जो ये लड़की कर रही है, क्या कर रही है, सोचने वाले में। इंटरपर्सनल, जो दूसरों के साथ बातचीत करने में, उनकी मदद करने में, सहयोगी में। तो इस सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है, सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा, इस किताब का प्रचार करने की जरूरत है नहीं, तुम्हारे पास है, ये नहीं है तो ले लेना, पता ही तुम्हें इससे बढ़िया क्या ही मिलेगा। नेक्स्ट आओ 21, विद्यालयों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। विद्यालयों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने, अब देखो प्रभावशाली इसका मतलब तुम पे काम करे, अर्थपूर्ण मतलब उसे आगे जाके भी काम करे। अगर इस बात के साथ देखेंगे तो बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। भाई हमारे उसमें तो सीधी सीधी सी बात है, अगर अध्यापिका काम करना होगा तो क्या करेगी, भाई दी गई जानकारी को रट्टा मरवाएगी ना जी ना, स्मरण कराएगी ना जी ना, उन्हें कंपटीशन की भावना बढ़ाएगी, फिलहाल के लिए हटा देते हैं। व्यवहार के अनुकूलन करने वाली बात करेगी ना, लेकिन जो किताब की जानकारी है उसे किससे जोड़ेगी, रियल लाइफ से जोड़ेगी। तो ये वाला। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से जो भी आज सोमवार का व्रत होगा जिसका, ये बताओ सोमवार के व्रत में मीठा खाया जाता है कि नमकीन खाया जाता है, बताओ। मीठा खाया जाता है कि नमकीन खाया जाता है, मतलब क्या खाते हैं, मीठा कि नमकीन। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर रखता है। मतलब कौन से में ऐसा लग रहा है कि बच्चा जो है वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, खराब है, बहुत बढ़िया। तो सबने कह दिया सर जी इसमें क्या खाया जाता है, मीठा खाया जाता है, मीठा। तो इसका मतलब जो मीठा खाया जाता है, मेरे बच्चे हमने कभी जीवन में किसी किताब में तो नहीं पढ़ा ना मीठा खाया जाता है, लेकिन हमने क्या हुआ, मान लो मेरी मम्मी ने पड़ोस की मम्मी को, पड़ोस की मम्मी ने फलाने की मम्मी को, फलाने की मम्मी ने ढिमकाने की मम्मी को, इस तरह बता दिया आज। तो इस तरीके से बात फैलती गई और बात फैलती गई तो आगे बढ़ती चली गई। तो इसलिए मेरे बच्चे नंबर 22 में अगर आप ध्यान देंगे तो सीधी सी बात है कि अगर ज्ञान अर्जन की योग्यता को सबसे कम हम कब नापेंगे, जब हम किसी चीज की क्या करेंगे, पैसिवली नकल करेंगे, इमिटेट करेंगे। इंट्यूशन, गैस करना, अनुमान लगाना, सही बात है। मिलजुल कर पढ़ना, सही बात है। नया खोजना, बढ़िया बात है। इस सवाल का जवाब ये रहा। डन, चलिएगा आगे देखते हैं। और नंबर आपके सामने आता है 23, अभिकथन और ये वाला कथन, और ये इसका एक एग्जाम्पल दूंगा बहुत बढ़िया।
अभी देखो आपके सामने, तो यहाँ पर हमारा सवाल आ गया जो आपके सामने आ रहा है, नमकीन भी खाते हैं भोलेनाथ सीधे हैं इसलिए, बस इसका मतलब मेरे को मीठा कम पसंद आता है तो मैं नमकीन खा लूँ, थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था मैं तो पापी बनूंगा ही बनूंगा किसी अपने साथ वो तुमने रील देखी होंगे ना, हम तो सनम डूबेंगे तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, बस मैं यही चाहता था कोई लिख दे कि नमकीन खा सकते हैं। देख भोलेनाथ मैंने इस बच्चे की बात मानी, मेरे लिए मेरा बच्चा भगवान जैसा, तो भगवान की बात मान रहा हूँ मैं, थैंक यू। आओ आगे, इसी बात है, किसी नए संप्रत्य को पढ़ाने के समय एक अध्यापिका को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए, बिल्कुल एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या कहता है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब जानकारी खंडों में रूप में प्रस्तुत की जाती है। अब देखो मेरे बच्चे, संबंधित है कि असंबंधित है, तो अगर सवाल में देखोगे यहाँ पर जवाब, तो नंबर 23 में एक गड़बड़ हो गई, और 23 में जो गड़बड़ होगी मेरे बच्चे, जानकारी संबंधित होनी चाहिए, असंबंधित क्या है, गलत। तो इसे देखो ऐसा हुआ, कहानी सुनो, एक बार की बात है, एक जो है वो, एक बार की बात है, एक जो किसान था और किसान का एक बैल था, दोनों बढ़िया से रहते थे। और किसान क्या करता था, वो क्या करा, अपने बैल को सुबह लेके जाता, जोतता और फिर शाम को बांध देता। एक दिन क्या हुआ कि जो बैल है थक जाता है, और बैल जब थक जाता है तो जाके जो कुत्ता था बाजू में उसे कह देता है, यार कल नहीं मैं काम पे जाऊंगा, थक गया। अब ये वाली बात करते टाइम जो कुत्ता है आगे जाता है, और आगे बकरी खड़ी होती है, और बकरी को जाके बोल देता है, वो ये कह रहा है बैल तो, कि मैं आज के बाद उसका किसान का काम नहीं करूंगा। अच्छा बात, ये जानने के बाद जो बकरी है, बकरी आगे जाके सुअर को बताती है, सुअर को कहती है कि ये वाली वो है ना जो बैल है, वो ये कह रहा था कि उसका जो मालिक है वो बहुत खराब है, और आज के बाद मैं वहाँ नहीं काम करूँगा, छोड़ दूंगा। उसके बाद अगले वाले के बाद जैसे वो आगे जैसे सुअर है, तो सुअर घोड़े को मिलता है, और घोड़े को कहता है कि यार वो जो उसका वो है ना बैल है, वो ये कह रहा था कि जो मालिक है ना बहुत गंदा आदमी है, कल अगर आएगा तो उसको टक्कर मार के मार दूंगा मैं। अगले दिन ये वाली बात जो है घोड़ा जाके किसको बता देता है, उसे बता देता है, किसको, किसान को। और किसान आव देखता ना ताव देखता, उठाता है कुल्हाड़ी, और कुल्हाड़ी उठा के किसको मार देता है, बैल को, और बैल मर जाता है। इस कहानी में बस मरते मरते बैल पूछता है कि मतलब मालिक मैंने क्या किया कि तू मुझे मारने वाला था, नहीं मालिक मैंने तो ये कहा था कि मैं आज थक गया, मैं कल थोड़ा सा आराम करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब आप देखो, एक बात दूसरे तक, दूसरी बात तीसरे तक, तीसरी बात चौथे तक, पहुंचते पहुंचते बात का क्या है, अर्थ भी बदल गया, और जहां किसी का फायदा चल रहा था वहां किसी का क्या होगा, नुकसान। तो वो बेवकूफ था। और साथ साथ में कभी भी इस मोरल मिलता है कि जब कोई आपको बात बताए तो पहले उसे समझो, और जरूरी नहीं कि उसे आगे भी बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तो इस कहानी के साथ अगर जाओगे तो इसका मतलब उस जो बात थी वो उससे असंबंधित थी, लेकिन सामने वाले ने उसका संबंध बना दिया। तो मेरे बच्चे याद रखना, असंबंधित बात का कोई भी अर्थ नहीं होता। तो इसलिए सवाल के जवाब के साथ पहला सही है, लेकिन दूसरा जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट, अधिगम की प्रकृति कैसी होती है, मतलब जो सीखना होता है हमारा, हम जो सीखते हैं उसको क्या मतलब, क्या देखो, सीखने का मतलब होता है अधिगम की जो प्रकृति होगी डैश टू डैश। हम लर्निंग तब सबसे बढ़िया सीखते हैं मेरे बच्चे जब वो हमारी क्या है, पॉजिटिव हो, निष्क्रिय हो, पॉजिटिव हो, सोशल हो, व्यक्तिगत हो। तो इसका मतलब सवाल क्या है, जितना ज्यादा हम मिलजुल कर सीखेंगे उतना ही क्या होगा, बढ़िया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी युक्तियां समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है, तो कौन सी ऐसी जो युक्तियां हैं जो समस्या समाधान के लिए क्या है, प्रभावशाली है। सवाल नंबर 25 का जवाब दीजिएगा। तो 25 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर एबीसी पहला। हम कहते हैं जब हम प्रॉब्लम सोल्विंग में जाएंगे तो बेटा निमोनिक्स, किसी को नहीं पता हो निमोनिक्स तो बेटा बस MN लिख देना, कमेंट में बता दूंगा। ह्यूरिस्टिक तो खोज होती है, ये तो पता ही होगा। फंक्शनल फिक्सनेस बेटा ये किसी चीज को फिक्स करना, नेगेटिव। एल्गोरिथम होता है किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप करना, और निमोनिक्स होते हैं मेरे बच्चे याद रखना, ट्रिक। तो अगर आप जैसे याद करें जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये वाला, तो ये क्या होता है, ट्रिक। तो निमोनिक्स जो होते हैं वो किसी चीज को याद करने की ट्रिक होती है। जैसे मैंने आपको बताया एस, इसके बाद पी, सी, और ये क्या है, एफ। और हम क्या बोलते हैं, सम पीपल कैन फ्लाई, क्या बोल रहा हूं, सम पीपल कैन फ्लाई। तो ट्रिक बनाना चाहूंगा वहां पर, या सलमान प्रियंका चले फ्रांस, ये भी मैंने क्या बना दी, ट्रिक बना दी। तो जहां ट्रिक बनाई जाती है निमोनिक्स, तो प्रॉब्लम सोल्विंग में काम आते हैं, हाँ। खोजबीन काम आती है, हाँ। स्टेप बाय स्टेप चलना काम आता है, हाँ। तो इसका मतलब मेरे बच्चे सवाल में बस तीसरे को छोड़ दो, तीसरा यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जहां नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई, हाँ या ना, बात समझ में आई, यस और नो। चलो आगे देखते हैं नया नंबर।
कथन एक है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और जो विचार भ्रांतियां ही क्यों ना हो भैया, मतलब एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे विचार क्या है, भ्रांति। मतलब एक अध्यापिका को कभी भी अपने बालकों की बात को अनसुनी नहीं करना चाहिए। बात बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरा कहना चाहता है भ्रांतियां विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होते हैं जो अधिगम करके देखे लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसे एक बच्चे अभी भी पूछ रहे हैं कि सर जी ये फंक्शनल फिक्सनेस क्या होता है। मेरे बच्चे, फंक्शनल फिक्सनेस होता है जैसे आपने ये मान लिया कि मुझसे 2+2 जो है ये सोल्व नहीं होगा, तो आप ना पहले ही मान चुके हो कि मुझसे सोल्व नहीं होगा, और अगर सोल्व नहीं होगा तो आप फिर इसका मतलब हार मान चुके हो, इसलिए हमारी टीचिंग में अच्छा नहीं होता। तो इसमें अगर हम देखेंगे दोनों बातों के साथ अगर 26 में जाएंगे तो दोनों बातें सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करती हैं। संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। संवेग और संदर्भ मतलब मेरे जो इमोशन है और मेरा जो दिमाग है वो एक दूसरे के साथ काम करता है, बिल्कुल करता है। मैं अगर बेटा परेशान हूं, मेरा कुछ दिमाग में टेंशन चल रही है, तो मेरा दिमाग भी नहीं चलेगा। तो सवाल नंबर 27 में अगर आप देखेंगे, सवाल नंबर 27 में अगर आप देखेंगे तो जो आंसर होगा पहला कि ये बेटा हाई एंजाइटी इंप्रूव करती है। एंजाइटी बेटा हमेशा गलत होती है, कुछ इंप्रूव नहीं करेगी। मॉडरेट जो एक्साइटमेंट इंप्रूव करता है, इन्वॉल्वमेंट, हाँ मतलब जब संतुलित उत्साह होता है, भागीदारी होती है, वो आपका अधिगम को क्या है, मतलब एनर्जेटिक को, हाँ हम पढ़ लेंगे, आगे बढ़ लेंगे, सही बात है। निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने का अभिप्रेरित कर, मतलब अगर आप निराश हैं तो आप आगे नहीं बढ़ते, पीछे हटते हो, और शर्मिंदगी वाली बात तो हमेशा क्या होगी, गलत। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मतलब जो स्टूडेंट होते हैं, जो आप लोग हो, आपको मोटिवेट करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। पहला, मेरे को आपको मास्टरी ओरिएंटेड देना चाहिए, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड करना चाहिए, फेलियर एक्सेप्टिंग करना चाहिए, सक्सेस। देखो, आप जैसे बच्चे हैं तो आपको मेरे बच्चे हमेशा प्रेरित करने का मतलब आगे बढ़ाना, बहुत बढ़िया, आप काम करो, ऐसे ही चीजों में महारत हासिल करते जाओगे। इसका मतलब अगर आज नहीं आ रहा तो जरूरी नहीं कल भी नहीं आएगा, आएगा। इसलिए आप क्या है, मास्टरी ओरिएंटेड रहो, आज नहीं तो कल ये चीज आएगी ही आएगी। डैश अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि न, मतलब कौन सी एक चीज आपको सीखने में आगे बढ़ाती है और कौन सी एक चीज आपको नेगेटिवली पीछे करती है। ये हमारे सवाल में पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। बताइए सवाल नंबर 29 का जवाब, क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब। बताओ जी। तो आपने अगर इस सवाल में जवाब दिया सर व्हाट इज ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है बेटा खोजबीन, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है डिस्कवरी। मतलब जब ह्यूरिस्टिक होगा DISCOVERY, तो बच्चा जो होगा वो क्या करेगा, खोजबीन करेगा, सवालों को जवाब ढूंढेगा, एक्टिव बाय लर्निंग बाय डूइंग होगा और एक्टिव होगा। अब देखो नंबर 29 में आया, तो 29 में मेरे बच्चे देखो कहाँ है। अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग कॉन्सेप्ट में, अब दोनों ही बढ़िया चीज। पैसिव इमिटेशन, पहला हमें पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव हो गया। डिस्कशन करना, क्रिटिकल थिंकिंग, दोनों चीज में। स्कीमा और क्या है, एक्टिवेशन, लर्न है। अगर मेरे बच्चे तुम्हें सीखने में असमर्थता हो रही है, अधिगम में असमर्थता हो रही है, तो फिर तो दिक्कत है ना। तो इसका मतलब जो आपका क्या होगा, आपका स्कीमा का एक्टिवेशन, मतलब आप एक्टिवली अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो चीजें क्या है, आगे बढ़ेंगी। और लेकिन आप सोच दोगे यार ये मुझसे नहीं होगा, तो चीजें क्या है, घट जाएंगी। नेक्स्ट, आपके सामने एक सवाल है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव। मतलब जो NEP 2020 है वो किस पर बेस्ड है। बहुत भाई तुम्हारी स्पीड कम है मैसेज की, मेरे बच्चे थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो बताओ। बस मुझे मैसेज में कोई चैट नहीं, आंसर देते रहोगे तो थोड़ा, इसीलिए वजह से मैं पोल नहीं चलाता, वरना पोल भी चला लेता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्र, सीधी बात है, एग्जाम सेंटर, टीचर सेंटर्ड, एक्सक्लूजन सेंटर, या फिर क्या होगा, लर्नर सेंटर। बहुत बढ़िया, रैपिड फायर राउंड है, फटाफट जवाब देंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड क्या होता है, क्रांतिक अवधि जो होता है उसका मतलब क्या होगा। क्रिटिकल पीरियड जहां भी लिखा हो, क्रांतिक अवधि जहां पे भी लिखा हो, याद रखना इंपॉर्टेंट, क्या होगा, बहुत जरूरी। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है बच्चे का, महत्वपूर्ण टाइम होता है। तो अगर नंबर 31 में जाओगे तो 31 में क्या कहना चाहता है आपके सामने, विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति वाली बात नहीं। वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न पड़ना, गलत होना।
आनुवांशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, गलत होना। पुरस्कारों का विकास के तौर पर नकारात्मक प्रभाव, गलत। पहली नजर में चारों के चारों क्या लगे हैं, गलत। अब ध्यान से देखो, क्रिटिकल पीरियड क्या होगा कि अगर आपने विकास के दौरान इस चीज को नहीं देखा तो आपके जीवन में आगे जाने वाली दिक्कतें होंगी। अब इसका मतलब ये क्या लिखा, देखो यहां से देखा तो मैं नेगेटिव होगा, बट ये क्या क्या, इरिवर्सिबल डैमेज इन कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब क्रिटिकल पीरियड एज्यूम करता है कि अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब वो लाइफ में आगे जाके परेशानी देंगी। जैसे मान लो तुम्हें बचपन में कोई टीवी चाहिए था, या बचपन में कोई पेन चाहिए था, या बचपन में कोई किताब चाहिए थी और वो तुम्हें नहीं मिली, तो इसका मतलब आपको लाइफ टाइम ही रिग्रेट रहेगा, यार हमें तो मिला नहीं। जैसे हम लोग के अगर देखें घर में अगर कुछ नहीं मिल पाता तो हम अपने पापा को मम्मी कह देते, यार उस टाइम तो हमें वो मिला नहीं था इसलिए हम फेल हो गए थे। तो क्रिटिकल पीरियड कहता है कि कोई चीज अगर उस टाइम नहीं मिली उसका डैमेज बाद में कवर नहीं किया जा सकता। विकास की नमनीयता मतलब विच पॉइंट ऑफ व्यू सपोर्टेड बाय द थ्योरीज बीइंग प्लास्टिसिटी ऑफ डेवलपमेंट। मेरे बच्चे याद रखना, प्लास्टिसिटी ऑफ जो डेवलपमेंट का मतलब होता है, ये होता है किसी भी बच्चे का फ्लेक्सिबल होना। क्या होना, FLEXIBLE, फ्लेक्सिबल होना। तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है यहाँ पर कि नंबर 32 अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब जब आप अपने पालन पोषण के दौरान होते हो तो चीजों को उस दौरान मोल्ड किया जा सकता है, चेंजेस किए जा सकते हैं। पहला, केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, गलत। पालन पोषण विकास को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल सही। विकास हमेशा निरंतर होता है, डल ये वाला। और लास्ट, विकास हमेशा अनिरंतर होता है, तो ये भी सही हो सकता था। बट बेटा ये जो डेवलपमेंट का है ऑप्शन नंबर जो सी है, ये पता है किसके लिए है, ये कॉन्टिन्यूटी के लिए है, ये लाइफ लॉन्ग के लिए है। याद रखना ये किसके लिए है, लाइफ लॉन्ग के लिए। तो जो सवाल का जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। बहुत छोटे बालकों के लिए डैश समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, जो छोटे बच्चे होते हैं हमारे, उनके लिए जो हमारा समाजीकरण है उसकी सबसे जो छोटी संस्था है वो कौन सी है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33, सवाल नंबर 33 का जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब, जी सवाल नंबर 33 का जवाब। बताओ जरा, सवाल नंबर 33 का जवाब। क्वेश्चन नंबर 33, शाबाश। 33 में जितने लोगों ने जवाब दिया है, इमीडिएट फैमिली जो होती है, हमारा जो परिवार होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्ति को उनके जीवन से संबंधित वस्तु और घटनाओं के मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की, सोचने की स्वीकृति देती है, वो क्या कहलाती है। बहुत बढ़िया। आसान, इतना बड़ा सवाल पढ़ के आंसर देखो सेकंडों में दे दोगे तुम। देना जरा, सेकंडों में जवाब देना भाई, आसान सवाल का। बहुत बढ़िया, क्योंकि हम जानते हैं उसने एक ही बात बोली थी, वो क्या है, स्कीमा। अच्छा, स्कीमा को उसने क्या बोला था, मेंटल ब्लॉक। याद रखना क्या बोला है, मेंटल, मतलब दिमाग में बनने वाले जो मानसिक चित्र होते हैं। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेष कठिनाई महसूस करते हैं। नंबर 35 बताओ, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, मतलब दूसरे को नहीं समझ पा रहे हैं। सवाल नंबर 35 मेरे बच्चे क्या बोल रहा है कि जीन पियाजे में वो कौन सी स्टेज होती है बच्चे में, जब बच्चे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तो समझते हैं लेकिन दूसरे को नहीं समझते, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईगोसेंट्रिक। क्या बोला जाता है, ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब अहम केंद्रित, और जो अहम केंद्रित होता है वो कौन सी स्टेज में आता है, दूसरी में। और जो दूसरी आती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल। आगे भाई समझ में, हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया, यस और नो। नंबर 36, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का जो उत्पाद है वो क्या है। वाइगोत्स्की किसको बोलते हैं, अगर हम वाइगोत्स्की के बारे में जाओगे, सवाल ना देखें, वो जेनेटिक पे बात करता है, नहीं। ऑब्जर्वेशन इमिटेशन पर बात करता है, नहीं। सोशल इंटरेक्शन पर बात करता है, हाँ। आइडेंटिटी पर बात करता है, नहीं। ये लो, सवाल में ढूंढने की जरूरत नहीं, आंसर हमारे क्या है, सामने। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी चुना वो बिल्कुल सही है। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्य को हटाकर उन्हें समझा। अब ये बताओ, सामाजिकरण जरूरी है, बच्चा समाज से ही सीखता है। सामाजिक संरचनावाद पर जो बात करता है वो हमारा एक ही प्यारा सा व्यक्ति है। उस प्यारे से व्यक्ति को ब्रूनर बोला जाएगा, हाँ बोल सकते हैं। उसको आसुबेल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। जीन पियाजे बोलेंगे, नहीं बोलेंगे।
वाइगोत्स्की बोलेंगे, हाँ बोलेंगे। बेटा ब्रूनर भी कहता है, बट हमारी किताब जो है सीटेट होगा उसमें तो ये जो सिर्फ और सिर्फ हमने जो ये उपाधि दी है वो किसको दी है, वाइगोत्स्की को। तो आंसर क्या होगा, डी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में किस चरण में बच्चों में नैतिक दंड आ गया ना। मैंने कहा अब तुम्हें सिखाया था ना स्वयं, समाज और सिद्धांत। अब देखो यहाँ पर जो है वो क्या है, दंड से बचने के लिए। अब दंड से कौन बचना चाहता हूं, मैं। और अगर मैं बचने वाली बात पर आता हूं क्वेश्चन नंबर 38 में, तो कौन सी स्टेज पे पहुंचूंगा, जल्दी बताओ कौन सी स्टेज पे पूछेंगे। सीधी बात है, जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी मेरे बच्चे, प्री ऑपरेशनल वाली। अच्छा, अगर दंड वाली बात होगी तो ये बताओ स्टेज नंबर 1 होगी कि स्टेज नंबर 2 होगी, जल्दी बताओ, स्टेज नंबर 1 की स्टेज नंबर 2। बहुत बढ़िया, चलो आगे ये लो। तो इसका मतलब ये क्या होगा, हमारी स्टेज नंबर क्या होगी बेटा, 1 होगी। इसमें क्या होगी, टिट फॉर टैट वाली होगी, शाबाश। निम्न में से कौन सी संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है, मतलब कहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि जो टीचर है वो बच्चों से कुछ निर्माण करवा रही है, जहां पर बच्चे क्या है, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, लर्निंग बाय डूइंग में है। आ जाओ। बिल्डिंग लेसन अराउंड वेरी एब्स्ट्रैक्ट, बहुत ही ज्यादा मूर्त विचारों पर बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं, 39 या ज्यादा हो गया। अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं दे रही है, जी नहीं। अधिगम का मूल्यांकन अर्थकालीन परीक्षाओं के आधार पर हो गया, गलत। ऐसी गतिविधियां आयोजित करा रही है जिसमें विद्यार्थियों की अवधारणाओं को क्या मिले, चुनौती मिले, बच्चे को क्या है, चैलेंजेस मिले, बच्चे क्या रहे, एक्टिव रहे। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। गार्डनर ने अपने सिद्धांत में किस मुद्दे को शामिल नहीं किया। गार्डनर के सिद्धांत में मेरा इंडिया बोले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नरेंद्र मोदी। एम का मतलब म्यूजिक था, आई का मतलब इंटर वाला, दूसरों की मदद वाला, बी का मतलब वो जो बॉडी से रिलेटेड है, वी का मतलब जो बोलने वाले हैं वर्बल, वी का मतलब है विजुअल जिसे आप स्पेशल भी बोलते हैं जो देखने में है, आई का मतलब इंट्रा है जो अपने आप में से ज्ञान प्राप्त करते हैं, एन का मतलब नेचर जो प्रकृति से बात करते हैं, और एम का मतलब मैथमेटिक्स जो रीजनिंग और मैथ्स में अच्छे होते हैं। बट उसने नेचुरल दिया, स्पेशल दिया, कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलिजेंस उसने नहीं दिया, क्योंकि पूरी ट्रिक में कहीं पर भी सी नहीं आया। आ गया भाई। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर आता है 41, अधिगम कथन का। जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे हमारा एक बच्चा नॉर्मल सोल्व नहीं कर पा रहा सवाल, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं, इस बात को हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा बच्चा है अगर वो बोलकर नहीं समस्या को हल नहीं कर पा रहा, तो मैडम कहती है आप बोल बोल कर उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लू दे रही है, उसे मदद दे रही है। और अगर मदद दे रही है तो ये बात क्या है, अच्छी है। Verbalization and thinking aloud help in organization of thought and hence finding the solution। अब अगर कोई वर्बलाइजेशन कर रहा होगा, खुद मन मन में सोच रहा होगा, तो उसकी मदद पड़ा रहा होगा, जी हाँ। तो इसका मतलब पहला सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी एकदम सही है। कक्षा में जो जेंडर रूढ़िवादिता होती है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप होता है, उसको एड्रेस करना क्यों जरूरी है। मतलब हमारी क्लास में ये कभी नहीं होना चाहिए कि लड़के अच्छे हैं लड़कियां अच्छी हैं। हमारी क्लास में क्या है, सब बच्चे अच्छे हैं या सब बच्चे क्या हैं, खराब है। इस सोच के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बताइए क्या होगा, जी बताइए। हम्म, आया भाई समझ में। तो आपने अगर यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल में अगर आप जवाब दे रहे हैं 42 का ऑप्शन नंबर सी, मेरे बच्चे एकदम बढ़िया। ऐसे उदाहरण देंगे जिनसे रूढ़िवादिता को क्या मिलेगी, चुनौती मिलेगी। जैसे ऐसे एग्जाम्पल का एक मतलब हो सकता है कि पापा जी खाना बना रहे और मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही हो। एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत भिन्नताओं को अपनाने के लिए क्या, मेरी क्लास में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो उनसे कैसे अपनाता हूं। पहले मैं उसे क्या करता हूं, एक मिक्स एबिलिटी ग्रुप बनाता हूं, बढ़िया। मैं इनरिच करता हूं करिकुलम को, बढ़िया। मैं अडॉप्ट करता हूं चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, बढ़िया। मैं बच्चे को लेबल देता हूं, खराब। 4 तो आना नहीं चाहिए, तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, आएगा नहीं। और बेटा 1 2 से भले क्या है, 1 2 3। तो 44 का जो जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 43 का ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने चुना, बढ़िया। विद्यार्थी में समालोचनात्मक, मेरे बच्चे याद रखना कहीं पर भी समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग लिखा होगा
तो ये वो परिस्थिति होती है जब इसमें आप अपना अच्छा और बुरा सीख जाते हो। आपको पता है कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है, पॉजिटिव है, आपको पता है कौन सी चीज आपके लिए बुरी है, नेगेटिव है। दोनों में डिफरेंस आप जानना शुरू कर देते हो। तो इसका मतलब आप अवॉइड नहीं करते, आप रिफ्लेक्शन देना शुरू करते हो, आप रटने को बढ़ावा नहीं देते, आप अवॉइड नहीं करते कोलैबोरेटिव वर्क को। तो इसका मतलब आप क्या कहते हैं, विद्यार्थियों को चिंतन के लिए बढ़ावा देते हैं। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। जिन्होंने बी चुना वो बिल्कुल क्या है, सही है। अधिगम हेतु अभी बताया था असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग किसके लिए बताया था, सुधार के लिए। किसके लिए बताया था, सुधार के लिए। तो याद रखना जब भी ये आ जाएगा तो अगर ये सुधार होगा तो फोर का मतलब मेरे बच्चे क्या था, फॉर्मेटिव। क्या होगा, फॉर्मेटिव। अच्छा एक बात बताओ, क्लास टेस्ट किस में आएगा? अगर आप बच्चे का क्लास टेस्ट ले रहे हो वो किस में आएगा, और मेरे बच्चे आपने बच्चे का टर्म टेस्ट ले रहे हो वो किस में आएगा, बताओ। मतलब जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो किस में आएंगे और जो क्लास टेस्ट होते हैं वो किस में। तो हम बोलेंगे सर जी क्लास टेस्ट किस में आ जाते हैं, फॉर्मेटिव में, और जो टर्म टेस्ट आ जाते हैं समेटिव में। फिलहाल फोर का मतलब क्या है, फॉर्मेटिव। आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विभिन्न सजातीय समूह से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका। क्या मतलब, मेरी क्लास में अलग अलग ग्रुप से बच्चे हैं, कोई तमिलनाडु से है, कोई हरियाणा से है, कोई यूपी से है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई क्या है, अलग अलग उससे है। तो मेरे को क्या करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना है कि अलग करना है, सबको साथ लेके चलना। तो विद्यार्थियों को समान सजातियों के आधार पर बांट देना गलत हो गया। ऐसी चर्चाएं बनाना जिसमें विविधता के प्रति क्या है, स्वीकृति और सम्मान। मतलब जो हमारी डाइवर्सिटी है हम उसे सम्मान दें, हमारी जो डाइवर्सिटी है हम उसे आगे बढ़ाएं। तो इसलिए सवाल का जवाब फैसिलिटेट करने की जरूरत ही नहीं आगे किसी ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Your school is modified its infrastructure by removing physical barriers posted by stairs, doorways, and other articulous aspect imperative to accessing facilities in the school. By doing so, what is being पोस्टेड बाय योर स्कूल। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि आपके स्कूल में अलग अलग जो सुविधाएं दी जा रही थी उस सुविधाओं में क्या कर दिया गया, बच्चों में जो भैया बाधाएं थी, जो हमारे नॉर्मल बच्चे तो थे वे तो आते थे, स्पेशल बच्चे नहीं जा पाते थे, तो उनके लिए हमने रैंप लगा दिया, स्टेयर्स लगा दी। इस तरह तो हमने किसको शामिल कर दिया, समावेशन को, इनकल्शन को। ऑप्शन नंबर हमारा डी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आपको बताना है कि टू एकोमोडेट स्टूडेंट विद लो विजन टीचर शुड अवॉइड। कि एक बच्चा ऐसा है जिसकी देखने की जो क्षमता है वो थोड़ी सी क्या है, कम है, लो विजन वाली है। तो एक अध्यापक के रूप में आपको किस चीज से बचना चाहिए, एक अध्यापक के रूप में आपको उस बच्चे के लिए क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 48 पे अगर आप जाएंगे, पहला, आप अगर उसके क्या करेंगे, उसे दृश्य अव्यवस्थित नोट्स देंगे, बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल सही। आप उसे बेटा मैग्नीफाई लेंस देंगे, ग्लासेस देंगे, सही बात है। उसके बाद आप उसे लार्ज फॉन्ट की किताब देंगे क्योंकि लो वर्जन है, सही बात है। आप उसे टेक्टाइल छू के देने वाली चीजें, सही बात है। लेकिन आप उसे ऐसे नोट्स नहीं देंगे अव्यवस्थित जिसे देख के वो पढ़ ही ना पाए, समझ ही ना पाए। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब कौन सी बात ऐसी है जो बिल्कुल भी सही नहीं है एडीएचडी के बारे में। अब जब आप एडीएचडी के बारे में बात करते हैं तो कौन सी बात सही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 49 में अगर जाओगे, पहला, उन्हें किसी एक कार्य में लंबे समय तक एकाग्र रखने में अक्सर मुश्किलें होती हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो इसका मतलब तो सही हो गया। वे अक्सर वस्तुओं के कुलबुलाते रहते हैं, बेचैन रहते हैं, सही बात है। वे किसी कार्य पर काम करते हुए आसानी से विचलित हो जाते हैं, सही बात है। उनकी काफी लंबी और स्थिर, मेरे बच्चे हम जानते हैं एडीएचडी वाला बच्चा रेस्टलेस होता है, वो कभी भी एक जगह पर ज्यादा देर के लिए रुक ही नहीं सकता। एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थी को कुछ श्रेणियों को छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में क्या है, ट्रांसफर कर दिया गया। तो प्रतिभावान विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया। मतलब कि मान लो मेरे बच्चे तुम 7th क्लास में थे और 7th क्लास में तुमने 8th क्लास का क्वेश्चन क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। आपकी प्रिंसिपल ने समझा बच्चा होशियार है तो उसने आपको 8th क्लास में प्रमोट कर दिया। तो इसे हम क्या बोलते हैं, याद रखना, इसी को एक्सक्लरेट बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। मतलब जैसे गाड़ी नहीं होते, एक्सक्लरेटर लगा देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। तो 50 का जवाब जितने भी लोगों ने मेरे बच्चे ए के अलावा कुछ भी दिया है वो सारे गलत हैं, क्योंकि ए इज द राइट आंसर। वहां पर हमें पता चल रहा है कि हम किसी को आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट,
बेटा ये बैच है, ले लेना जिसका मन हो, बस कोड लगाना मत भूलना सीटेट। अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को डैश के अत्यधिक अवसर मिलते हैं। अब आपको ये बताते हुए हमें यहाँ सवाल पे ध्यान देना है कि अर्थपूर्ण अधिगम के हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां, तो हम कैसे करेंगे? एक दूसरे के साथ भैया आप कंपटीशन करोगे? नहीं। एक कंस्ट्रक्ट निर्माण करोगे? सही बात है। रट्टाफिकेशन करोगे? गलत बात है। पैसिवली सुनोगे? गलत बात है। तो हम क्या करेंगे? ज्ञान का निर्माण। बहुत बढ़िया। विद्यार्थियों को डैश बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। हमें बच्चों, तुम्हें क्या बनाना चाहिए? मुझे तुम्हें क्या कराना चाहिए? पहला, मुझे तुम्हें इंडिपेंडेंट थिंकर बनाना चाहिए। सही बात है। डिपेंडेंट बनाना चाहिए, पैसिव बनाना चाहिए, कंपटीशन वाला बनना। मुझे तुम्हें क्या बनाना चाहिए कि तुम सोचो, समझो और क्या करो, आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, आपके सामने कथन है कि फ्रॉम अर्ली एज में जो होता है हमारा जो ब्रेन होता है इज गुड फॉर लर्निंग कंटेंट। सही बात है। जो रिलेट होते हैं रियल वर्ल्ड से, जैसे छोटा बच्चा क्या है, चीजों को देखता है, नोजी देखेगा तो नोज सीख लेगा, तो किताबों से ज्यादा रियल लाइफ से जुड़ता है। ये बात क्या है? सही है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तक या अधिगम पर बल। मेरे बच्चे, स्टार्टिंग में तो हम ये बात जानते हैं कि ना तो हम बच्चे को किताबी ज्ञान देते और ना बेटा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो ये गलत हो गया। इसका मतलब एक सही है, आर गलत है। और ऐसा अगर दिख रहा है तो किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, 53 का सी जवाब होगा। नेक्स्ट, अधिगम अधिक प्रभाव, मतलब हमारी जो लर्निंग है वो कब बढ़िया होगी? हमारी लर्निंग बढ़िया होगी तब जब आप मेरे साथ होगे। हमारी लर्निंग होगी बढ़िया तब जब आपके सामने हम क्या करेंगे? बढ़िया तरीके से चीजों को समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। तो नंबर 54 में अगर आप जाओगे तो मैं अगर ये कह दूं कि वहां जहां अत्यधिक जटिल होगा, वहां जहां शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक होगा, वहां जहां परीक्षा बेस्ड होगा, वहां जहां आपका स्वभाव क्या होगा? एक्सपीरियंशियल होगा। अब एक बात बताओ, टीचर पेडागोजी को फिर हमें क्या करना पड़ेगा? गड़बड़। तो हम किसके पास जाएंगे कि जहां पर बच्चा क्या करेगा? एक्सपेरिमेंट करेगा, अनुभव करेगा, चीजों को आगे लेके जाएगा। रीना, एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को क्या है कर लेते। मतलब मैंने तुम्हें एक सवाल दिखाया, फिर तुमने कहा सर जी सवाल समझ में नहीं आ रहा, मैंने तुम्हें समझा दिया, उसके बाद तुम खुद से ही अपने आप से उन सवालों को क्या करने लगे? सोल्व करने लगे। तो तुम्हारा ये जो सोल्व करना हुआ, इसे किस बात पर लेके चलेंगे? तो वो क्या करना चाह रही है? तो भैया ऐसा है कि वो जो यहाँ करना चाह रही, पहला, वो मेरे बच्चे निगमन हाइपोथेसिस कर रही है? नहीं, वो एक चीज को दूसरी चीज के साथ क्या कर रही है? रिलेट कर रही है। और जब पहली चीज दूसरी चीज के साथ क्या करती है? रिलेट करती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉजी। एनालॉजी का एक एग्जांपल ये रहा, मान लो कि 2 के साथ अगर देखेंगे तो 2 के साथ मान लीजिएगा ये क्या है? 6 है। आपके 2 के साथ 6 है, यहाँ 6 के साथ क्या है? 18 है। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा 9 के साथ क्या आएगा तो क्या जवाब दोगे? तो तुम कहोगे सर 2 का तिगुना कितना हुआ? 6, 6 का तिगुना क्या? 18, तो 9 का तिगुना क्या है? 27। तो इसका मतलब लॉजिक लग रहा है, और जब लॉजिक लगेगा इसी को हम रीजनिंग में क्या बोलते हैं? एनालॉजिकल। एक अध्यापिका को विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं, मतलब तुम गलती करो और मैं कोई ध्यान न दूं, ऐसा वाली बात के साथ, ये तो गलत बात है भाई। त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता, ये भी बात गलत है, जरूरी है। तो अब हम क्या बोलेंगे? ध्यान रखिएगा कि सवाल के दोनों ही बातें क्या हैं? गलत है। और जब दोनों ही गलत है तो 56 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या है? डी। 57 दो, स्कूल शुड क्या करना चाहिए विद्यालय को? बताना जरा। चलो जी, यहां पर आपके सामने आ गया कि विद्यालयों को, अब देखो अगर विद्यालयों की बात करेंगे यहां पर, तो विद्यालयों की भावनात्मक स्थितियों को अनदेखा करना चाहिए और पहले से सीखे ज्ञान को। अब देखो, अगर ये वाली बात है कि बच्चे किस चीज को अनदेखा करेंगे तो फिर तो बात ही गलत हो गई। विद्यार्थियों को सामाजिक संदर्भ को अनदेखा करना, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ के प्रति विचारशील होना और नए ज्ञान के निर्माण को अनदेखा करना, ये भी गलत हो गया। विद्यार्थियों की भावनाओं के प्रति विचारशील भी होना और नए ज्ञान के प्रति ध्यान भी देना, तो जवाब कहां जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो जितने ने डी लिखा वो बिल्कुल क्या है? सही है। अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी, मतलब एक बच्चा ऐसा है जो लर्न हेल्पलेसनेस में जा रहा है, मतलब वो कुछ भी पढ़ता है लेकिन उसे समझ में नहीं आता। जब उसे समझ में नहीं आता वो परेशान हो जाता है, कहता है मुझसे नहीं होगा। तो इस परेशानी से हमारा बच्चा क्या है? जूझ रहा है।
तो जब वो जूझ रहा है तो उसके दृष्टिकोण में रखते हुए, जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता, योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? अब मुझे लगे यार मैं रोज मेहनत करता हूं बट स्टिल मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, ये मेरी सोच चल रही है। और अगर ये मेरी सोच चल रही है तो ये किस चीज को बता रही है मेरे बाबू? ये इस चीज को बता रही है कि मैंने एक व्यू बना लिया, एक एंटिटी बना ली कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता, ना तो इंक्रीमेंट वाला, ना मास्टरी वाला, ना लर्निंग हो। मतलब मैं अपने उसमें ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं, मैं अपने उसमें क्या आ गया, निराश होगा कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु एक महत्वपूर्ण, मतलब अगर आप बच्चे के लर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं, लर्निंग को आगे लेके जाना चाहते हैं, आप किस प्रकार का एनवायरनमेंट देंगे? पहला, इग्नोर करेंगे बच्चों के इंटरेस्ट को, बच्चों के अंदर कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे, स्टेक होल्डर जैसे मम्मी पापा इन सारी चीजें बात करेंगे, है ना, ये वाली बात सही है। आप एम्प्लॉय करेंगे एक रिजिड एनवायरनमेंट, बड़ा तगड़े वाला रूटीन, जबरदस्ती वाला, गलत हो गया। और मेरे बच्चे स्टैंडर्डाइज करिकुलम नेगेटिव होता है वो करेंगे नहीं, तो इसका मतलब हम सबको क्या है, साथ लेके चलेंगे, हम साथ चले तो ऐसा। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता? कौन सी ऐसी चीज है जो विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम, मतलब तुम्हारी एक ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन तुम्हारे लिए कोई फायदे वाली चीज ही नहीं हो रही? आप बताओ जरा क्या? बताओ जरा किसके साथ जाओगे? क्या जवाब दे रहे हो? बहुत बढ़िया। अब अगर आपने इस सवाल का जवाब दिया है यहाँ, तो हम देख लेते हैं आपका जो सही जवाब होगा वो कहाँ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए लेट्स सी। डन भाई, चलो अब देख लेते हैं इस पे क्या है। तो आपने अगर इस सवाल, बहुत बढ़िया आंसर क्या दे रहे, एक तरफा, जितने लोगों ने एक तरफा ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे 60 का सी दिया है वो बिल्कुल क्या है, सही है, स्टैंडर्डाइज करिकुलम नहीं करवाएंगे। बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? भैया रैपिड राउंड है, रैपिड राउंड है, अगले 10 मिनट के अंदर 5 मिनट में तुम्हें 15 सवाल करने हैं। रैपिड राउंड है, 15, चलो आपके सामने ये रहा, बताओ। नंबर आपके सामने आ रहा है ये कि बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं। रट के सीखेंगे? नहीं। इंटरेक्ट करके सीखेंगे? हाँ। पनिशमेंट के डर से? ना। पैसिवली? नहीं। क्या दे रहे हो सवाल का जवाब? बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर क्या हो अभी? नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ा, मतलब तुम्हारी लर्निंग को कौन बढ़ावा देगा, तुम्हारी लर्निंग में कहाँ मजा आएगा, तुम्हें कहाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ आज तो मजा आ गया पढ़ने में? तब जब आप क्या करोगे, खुद को स्टूडेंट है ना, स्वयं मूल्यांकन करोगे, अपने आप को मोटिवेट करोगे, अपने आप को आगे बढ़ाओ। भैया याद रखना, सेल्फ रेगुलेशन करना मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट भी है और मोस्ट पॉजिटिव वर्ड है। जब तक तुम्हें खुद नहीं लगेगा आगे बढ़ना है, हम कुछ नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुधारने पर बल देता है? मतलब कौन सी ऐसी चीज कह रही है जिसमें बच्चा क्या है, अपने आप से काम कर रहा है? कौन सी ऐसी चीज कह रही है जिसमें उसमें बैलेंस मिल रहा है? कौन सी ऐसी चीज लग रही है जिसमें बच्चे को लग रहा है हाँ मैं कर सकता हूं? मेरे बच्चे याद रखना, व्यवहारवाद होगा या आपके साथ ऑब्जर्वेशनल होगा, एक्सपोजिटरी होगा या सोशल? देखो सवाल का जवाब तुम दे चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 63 में, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहां पर एक एक्सपोजिटरी टीचिंग को बाबू याद रखना, इसी को हम बोलते हैं लेक्चर मेथड, LECTURE। तो भूलना मत इसको। सवाल का जवाब डी। एक संरचनावादी कंस्ट्रक्टिव क्लास में इंपॉर्टेंट है, बच्चा क्रिएट करेगा अपॉर्चुनिटी, हेल्प करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग लाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ाएगा। शाबाश, एकदम बढ़िया वाला। मीनिंगफुल लर्निंग जो है प्राइमरी रिप्रोडक्शन होता है। जब आप अर्थपूर्ण पढ़ते हो तो ज्ञान का निर्माण होता है, हाँ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में अगर जाओगे तो हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ, लेकिन इसने एक बात और बोल दी, इसने बोला कि रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, मीनिंगफुल लर्निंग प्राइमरी। तो मेरे बच्चे सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का जो का तो एज इट इज नहीं होता, एज इट इज नहीं होगा, उसमें क्या होगा, बदलाव। तो इसका मतलब ये हो गया गलत। अगर ये गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। गलतियां हम करते हैं, तुम करते हैं, क्या है बताओ? जो गलतियां हैं वो सीखने के एक साधन है, अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती। गलत बात।
केवल नकारात्मक, गलत बात। केवल जो विद्यार्थी करते हैं अधिगम, गलत। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण किए जाने से, ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। क्वेश्चन नंबर 65 ऑप्शन नंबर हो गया डी मेरे भाई। आगे देखो नंबर आगे 66 लगाओ जरा। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान इत्यादि, मतलब जब आप अटेंशन, मेमोरी, कोग्निटिव डेवलपमेंट सब चीज लगाते हो तो इसका मतलब आप कहाँ जा रहे हो, आप आगे जा रहे हो। आप आगे जा रहे हो तो कोग्निटिव में बेटा भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता। अगर इस सवाल के बारे में देखेंगे 66 को, देख लेते हैं थोड़ी देर। सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, गलत। नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक ना, पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति पर गहरा असर, हाँ। अगर मेरे बच्चे आपके ध्यान, स्मृति सारी चीजें हैं तो जो कोग्निटिव होगा वो आपके इमोशनली इफेक्टिवली भी काम करेगा। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या अभिप्रेरित है, मतलब मुझे अगर तुम्हें पढ़ाना है तो मुझे तुम्हें क्या मोटिवेट करना चाहिए, तुम्हारे अंदर क्या चीज लानी चाहिए। पहला, मुझे तुम्हारे अंदर सुपीरियरिटी वाली बात लानी चाहिए कि तुम सबसे ऊपर हो, दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना, याद रखना। मुझे तुम्हें हमेशा इनाम फलाना ढिमकाना, बार बार लालच नहीं देना। मुझे तुम्हारे क्या करना है, इनहेंस करना है आपके कॉन्सेप्ट को, आपके ज्ञान को, आपके संज्ञान को, आपके टॉपिक को, आपकी थ्योरी को, आपके प्रिंसिपल्स को बढ़ावा देना। सही बात है, खत्म, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। Which of the following pair is characteristic positively contribute? प्रॉब्लम सोल्विंग में कौन सी ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ाने का काम करती है, पॉजिटिव। अगर देखेंगे यहाँ पहला, बेटा जहां पर भी सेट लिखा हो, जहां पर भी क्या लिखा हो, सेट लिखा हो, वो हमेशा नेगेटिव होगा। जहां पर फिक्सनेस लिखा हो नेगेटिव होगा, जहां पर सेट लिखा हो नेगेटिव होगा। लेकिन मेरे बच्चे अगर तुम्हारे अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग है, मेटाकॉग्निशन है, तब तो इसका मतलब बात क्या है, मजेदार है। और अगर मजेदार है तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी है। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन सकता है? तुम्हारी पढ़ाई में कौन सी बात टेंशन दे सकती है, बताओ। चलो अब आपके सामने अगर देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। पहला, बैठने की आपकी क्या है, रिजिड सिटिंग प्लान, मतलब वहीं बैठना, उसकी जगह की छोड़ना नहीं। हम फ्लेक्सिबल करते हैं बेटा, रिजिड तो करते नहीं, इसका मतलब यही बात गलत है। हमें क्या है, सिटिंग प्लान कौन सा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल। ये क्या हो गया, रिजिड, तो यही बात क्या होगी, गलत होगी। विद्यार्थी को एक नई संप्रत्य के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, मतलब मैं तुम्हारे लिए आता हूं, तुम्हारे लिए पढ़ाता हूं और तुम्हें क्या कर रहा हूं, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो उसमें तुम्हें सपोर्ट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे केवल एक ही तरीका समझाना चाहिए, गलत बात। मुझे बेटा अवॉइड करनी चाहिए वोकैबुलरी सिंबल, गलत बात। इग्नोर करना चाहिए एक्टिवेशन, गलत बात। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, दोनों चीजों के बीच में कॉन्सेप्ट को क्या करना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए, यहां चलना। कॉन्टेम्परेरी जो थ्योरी है वो किस बारे में बात करती है, याद रखना। अगर कहीं पर कॉन्टेम्परेरी थ्योरी लिखा हो तो ये क्या है, आज के समय की थ्योरी, आज के सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। तो आज की जो टीचिंग है वो हमें किस पर काम कराती है, यूनिडायमेंशनल की मल्टी डायमेंशनल। भाई हम तो मल्टी डायमेंशनल काम करते हैं, तो 71 का ये रहा, क्या करेगा, मल्टी डायमेंशनल। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बहुउद्देशीय क्षमता पर काम करेंगे। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। जिन्होंने बी लिख दिया वो बिल्कुल क्या है, सही। एक मास्टर जी अक्सर कहता है लड़कियां गाने डांस में अच्छी हैं, लड़के विज्ञान में। मास्टर बताओ कैसा है, घटिया है, बेकार है, क्या कहना चाहता है, बताओ। जो मास्टर साहब है हमारे क्या कहना चाहते हैं, बताओ जी। बताओ जरा। तो आपने अगर इस सवाल के साथ नंबर 70, बहुत बढ़िया, 72 का जवाब जिस भी मेरे बच्चे ने कहा है कि किस पर काम करता है, याद रखना बेटा, जेंडर बायस का मतलब होता है कि एक को ज्यादा एक को कम। मान लो लड़की जो है उसे 5 टॉफियां और जो लड़का उसे 2 टॉफियां। जेंडर इक्विटी अच्छी बात होती है, जेंडर एम्पावरमेंट अच्छी बात होती है। जेंडर स्टीरियोटाइप सीधा सीधा उन लड़के के गुण एक अपोजिट सेक्स का दूसरे अपोजिट सेक्स से कंपैरिजन करने वाली बात। विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए क्या महत्वपूर्ण है,
मतलब आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपको हमें बताना है कि जब हमारी क्लास में अलग अलग टाइप के बच्चे हैं तो हमें अगर उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमें चाइल्ड सेंटर पेडागोजी अपनानी चाहिए। सवाल नंबर 73 आंखें बंद करके लगा देना बेटा, जिस क्लास में चाइल्ड सेंटर्ड हो उससे बढ़िया ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ होगा। मान लो तुम्हारे पास, एक बात समझो कि सबसे बढ़िया क्या है, जैसे पढ़ने गए तो रिजल्ट बढ़िया होना चाहिए, सेम तरीके से ये है। मूल्यांकन असेसमेंट क्यों करते हैं? असेसमेंट बेटा पास फेल के लिए होता है या इंप्रूवमेंट के लिए होता है? असेसमेंट का जो मतलब है वो क्या होता है बताओ जरा। हाँ, बताओ जरा, क्या है ये, कैसा है? तो आपने अगर ये बात क्या करेंगे, हम करेंगे, समझेंगे बालक को, चैलेंज देंगे, प्रोग्रेस देंगे, सीखेंगे, बहुत बढ़िया। इसका मतलब पास फेल वाली बात, डर वाली बात, फीलिंग कंपटीशन ना, हमारे अंदर क्या है कि बच्चा सुधार करे, आगे बढ़े, कहां तक पहुंचा है। कथन है बेटा, देखना जरा क्या कहता है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित। तो मैडम कह रही है बच्चों सवाल पूछो, बहुत बढ़िया मैडम है। क्वेश्चन जो प्ले करते हैं बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग को, ये भी सही है। और अगर दोनों सही हैं तो 75 में क्या आएगा जवाब भाई? तो सवाल नंबर 75 का जवाब होगा दोनों सही हैं, दोनों की एक्सप्लेनेशन एक दूसरे के साथ सेट हो जा रही है, तो आंसर ए होगा। अच्छा, दोनों तरफ यहाँ। अगर मेरे बच्चे यहाँ देखो नंबर 76 को आसान तरीके से बताता हूँ। 76 में अगर इसने बोली दे स्टैंडर्ड करिकुलम तो गलत हो गया, स्टैंडर्डाइज करिकुलम तो गलत हो गया। जीवन में बेटा हमेशा सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं, कभी हमेशा इंसान को समझने के लिए टाइम नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी देखते ही पता चल जाता है कि आदमी अपने काम का है कि अपने काम का नहीं है। याद रखना इस बात को, ठीक है? तो इस सवाल में सीधा सीधा पता है स्टैंडर्ड काम का है नहीं, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कौन सी ऐसी चीज है जो कक्षा में समावेशनवाद, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन को टेंशन दे रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन को जो टेंशन दे रही है वो कौन सी चीज है बताओ? इंक्लूसिव एजुकेशन को टेंशन दे रही है कौन सी चीज है, जल्दी बताना जरा। बताओ जल्दी। हे प्रभु, बताओ। तो आपने अगर इस शाबाश, क्वेश्चन नंबर 77 का जवाब जिसने मेरे बच्चे ने दिया है कि बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं करवाना। एक बच्चा ऐसा है जो जैसे डिसलेक्सिया है, तो डिसलेक्सिया से परेशान है, तो बताओ डिसलेक्सिया वाला बच्चा क्या करेगा? उसे फेस होगी भैया टेक्स्ट के समझने में, हमेशा लेजी होगा, गिफ्टेड टैलेंटेड नहीं होगा, ऑलवेज अबव होगा। भैया हमारा डिसलेक्सिक बच्चा है और डिसलेक्सिक बच्चे को ही इसका मतलब पढ़ने में दिक्कत होगी, और पढ़ने में दिक्कत है तो टेक्स्ट में दिक्कत है, और टेक्स्ट में दिक्कत है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किसके हैं? मतलब मेरा ध्यान नहीं लगता, हमेशा भागा दौड़ी में रहते हैं, एग्रेसिव रहते हैं, ये जो ध्यान है ये किस तरफ जाते हैं? और एडीएचडी का बच्चा है, ऑटिज्म का बच्चा है, डिसलेक्सिया या विजुअल इंपेयरमेंट? मेरे बाबू याद रखना, अगर कोई बच्चा रेस्टलेस है, ये मैं बता चुका हूँ आज की क्लास में पहले ही, तो आपने याद भी कर लिया होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडीएचडी। कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? मतलब आप कैसे पता करोगे इस बात का कि बच्चे में कोई दिक्कत है? कैसे पता करोगे कि बच्चे को आपकी कुछ ना कुछ क्या है, नीड है? आप कैसे पता करोगे कहाँ कहाँ बच्चे की दिक्कतें आ रही हैं? तो अगर यहाँ पर बात आ रही है तो बताइएगा। नंबर 80, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 80 में मेरे बच्चे जिसने भी जवाब दिया है डी, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? डीप स्टडी करनी पड़ेगी। और जब हम डीप स्टडी करेंगे वो किस में होगा? केस स्टडी में ही होगा। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, सोच, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से किसके अंतर आती है? मतलब अरे तो आसान सवाल है, इसका एक वो निकालो, ट्रिक। ट्रिक निकालो इसके जरा। एल लो। क्वेश्चन नंबर 81 है ना, बौद्धिक क्षमताएं आ गई बेटा। जहां बौद्धिक क्षमताएं, सोचने की जरूरत नहीं, वही क्या है? संज्ञान है। अभी तो समझाया था, जहां कोग्निटिव वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विकास जो है वो सिर से पैर की तरफ चलता है, ये वाली बात कौन से सिद्धांत से पता चलती है बताओ भैया? अरे वाह, मजा आ गया भाई तुम्हारा तो। ये तो जवाब बढ़िया रैपिड रहा, उनमें फटाफट जवाब दे दोगे तुम। बताना जरा। हाँ जी।
डन। चलो, आपने अगर इस सवाल पे जवाब देने की कोशिश करी है हमारी, तो यही बिल्कुल सही है। किसको बोला जाएगा? सिर से पैर वाले में क्या है? सेफेलोकोडल। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के प्राथमिक, अरे प्राइमरी बताओ जरा। पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर परिवार। देखना किस सवाल में लग रहा है तुम्हारा बेटा हथियार। पी फॉर प्राइमरी, पी फॉर परिवार, कहां जाके लग रहा है निशाना मेरे यार, बताना जरा। परिवार और पास पड़ोस, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टू नेक्स्ट। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्य से संबंधित कार्य, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जहां पर बच्चा क्या करना शुरू कर देता है? कंजर्वेशन। मेरे बच्चे याद रखना, सी फॉर कंजर्वेशन होगा, सी फॉर कॉन्क्रीट होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारा भाई ऐसे याद करा देंगे हम तुम्हें। बहुत बढ़िया, डन, शाबाश। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में प्रमुख बदलाव किसके कारण, बताओ जरा। जो हमारे चेंजेस आते हैं किस प्रक्रिया के द्वारा आते हैं, बदलाव आता है वो किस प्रक्रिया द्वारा आता है? नंबर 85। देखो, अगर मेरे बच्चे संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा, सवाल फंसाएगा, फंसने की जरूरत नहीं, हमें बच के निकलना है। कैसे? इरिवर्सिबल होता है आगे पीछे जाना, रोट मेमोराइजेशन कहता नहीं, डिले बचा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रेशन, बैलेंस, संतुलन। कौन सा था? कि वो वाली बात जिसमें बच्चा ये जान लेता है कि भाई एकोमोडेशन कैसे होता है, एसिमिलेशन कैसे होता है। निम्न में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचनाओं और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिक से ढूंढा जा सकता है? मतलब जो हम दिमाग में लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 वाली बात पूछ रहा है कि हम जो मानसिक संरचना है और प्रक्रिया हमारी दूसरों से होने वाली। अब दूसरों में जाओगे तो किसके पास जाओगे? सोशल में जाओगे। सोशल में जाओगे तो किसके पास जाओगे? एक बंदे के पास। वो एक बंदा जो है बताओ कौन है? सोशल में किसके पास पहुंचते हो तुम? स्पीड बढ़ाओ बेटा, स्पीड बढ़ाओ। 100 सवाल है, लास्ट सवाल है, जल्दी। देखो, गार्डनर जो आता है मेरे बच्चे, वो इंटरेक्शन, ये है ना अवर इंटरेक्शन विद अदर, आगे ना दूसरों के साथ। अरे बाबू, जहां इंटरेक्शन लिखा है कहीं मत जाना, जब वाइगोत्स्की दिख जाएगा, खत्म। वाइगोत्स्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य माना है? ले, कौन सी चीज को बताता है वाइगोत्स्की, बताओ जल्दी। वाइगोत्स्की किस चीज को सबसे ज्यादा बताता है? किसको बताता है वाइगोत्स्की? हम्म, बताओ बताओ बताओ। ये लो, अब तुमने इस पे भी काम कर दिया। और अगर काम कर दिया तो ये बात हुई ना कल्चरल टूल को, शाबाश। कल्चरल टूल कितने टाइप के होते हैं बताओ जरा। कल्चरल टूल कितने टाइप के होते हैं? अरे जल्दी बताओ भाई, कल्चरल टूल कितने टाइप के होते हैं? ना ना ना, छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया। कितने? 2 टाइप के। 2 टाइप में क्या है? साइकोलॉजिकल, और दूसरे क्या होते हैं? डिजिटल। बहुत बढ़िया। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में स्वयं एवं दूसरों के कार्य को आंकते समय जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, कहाँ जाता है? भाई अब तो पढ़ा दिया, अगर अब भी ना बता पाए तो पाप लगेगा, तुम्हें ध्यान रखना मेरे बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, सही है ना? हाँ, तो इसका मतलब इसमें क्या होगा? टिट फॉर टैट कहाँ होगा? इंस्ट्रूमेंटल में। किसमें होता है? ए में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। एक संरचनावादी क्लास, कंस्ट्रक्टिव क्लास में स्टूडेंट क्या करते हो? जिस क्लास में तुम कंस्ट्रक्टिव होंगे तुम क्या करोगे, बताओ जरा। कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में क्या करेगा बच्चा? डिस्कवरी द्वारा, सही बात है। इनाम द्वारा, गलत बात है। पैसिव द्वारा, गलत है। रोट करने वाला, गलत है। इसमें क्या करेगा बच्चा? ह्यूरिस्टिक रहेगा, खोजबीन करेगा। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? अब देखो, निजी वाक क्या है? वाइगोत्स्की की है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है मेरे बच्चे? ये कहता है पियाजे के हिसाब से बताओ। तो बेटा मैंने बैच में पढ़ाई थी, हाँ या ना? याद होगा सबको। और अगर मैंने पढ़ाई थी तो मैंने क्या बोला था? जिसे प्राइवेट स्पीच ये बोलता है उसे वो क्या बोलता है? हमारा क्या है? एगोसेंट्रिक बोलेगा तो 90 में जो जवाब होगा इनएबिलिटी, वो क्या बोलता है? कि बच्चा अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर पाता। नंबर 90 का जवाब ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। आपको लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे, लड़कियां हमेशा गाने में, ये बात किस में बताती है जरा बताना। ये बात किस में जाएगी? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो अगर इस बात के साथ देंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? जेंडर की स्टीरियोटाइप बातें। डी।
एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में जो विविधता होती है, बताओ 93 किस में जाएगा? क्वेश्चन नंबर 93, पहला, को विद्यार्थियों को उनके संदर्भ के आधार पर बांटकर, बांटना गलत होगा, अनदेखा करना गलत होगा, एक गुण के रूप में लेना, अवधारणाओं को शिक्षण में इस्तेमाल करना सही बात होगा, उसे एक नामीकरण, सेग्रीगेशन, नॉमिनेट, रूढ़िवाद करना गलत होगा। क्लास में सारे बच्चे आएंगे साथ साथ, तो इसका मतलब एक नियम, एक एसेट के रूप में लेके चलेंगे। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़िया करने के लिए अध्यापक को डैश, जिसमें डैश शामिल हो, प्रस्तुत करने चाहिए। मतलब अगर मैं तुम्हारी चीज को एक उसमें लेके जाऊं, ओपन एंडेड उसमें लेके जाऊं, क्रिएटिविटी में लेके जाऊं, तो बढ़िया है। तो मुझे ना तो तुम्हें क्लोज एंडेड प्रॉब्लम विद रियल लाइफ बट डाइवर्जेंट होना चाहिए, डी कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, डाइवर्जेंट थिंकिंग, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे करते हैं भाई, बताना जरा। 95 समझा दिया था मैंने। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे करते हैं बताओ जरा। बहुत बढ़िया। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैसे करते हैं बताना जरा, बताओ बताओ बताओ। बहुत बढ़िया। ये आपकी जीवन में याद रखना एक बात, जब आप ये सोच लेते हैं कि आपका रंग काला क्यों हो रहा है, मैं क्यों ऐसा हो रहा हूं, तो ये आपके अंदर की क्या हो रही है, नकारात्मक भावनाएं। ऐसे नहीं फील करना। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करेगा कि मौसम खराब चल रहा है, मेरे को क्या हो रही है, टैनिंग हो रही है, इसलिए मैं काला हो रहा हूं। बस ऑब्जर्वेशन, डायरिंग, नंबर 95, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हो, रेगुलरली क्या करेंगे, कोलैबोरेशन विद स्टूडेंट। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी, इंक्लूसिव एजुकेशन के हिसाब से दैट प्रिंसिपल, जिसमें क्या करता है, सभी बच्चे एक साथ रहेंगे, एक पोटेंशियल उसमें जाएंगे। बताओ जरा 96 में, एक बार और समझाऊंगा पहले। मतलब कि सर्वोत्तम, जिसकी जैसी क्षमता है, जिसकी जैसी नीड है, जिसकी जैसी जरूरत है। मेरे बाबू मैंने क्या बोला था, जरूरत हमेशा किसके साथ जाएगी, क्षमता के साथ। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए जवाब दिया वो बिल्कुल क्या है, सही है, एकदम बढ़िया है। आगे देख लेते हैं नया नंबर क्या है। गति समन्वय विकल मतलब डिस्प्रेक्सिया क्या होगा, डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या आ गया, 97। डिस्प्रेक्सिया का मतलब होता है मेरे बच्चे, याद रखना, ऐसा जहां फिजिकल मूवमेंट में कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। तो डिस्प्रेक्सिया हमेशा याद रखना, ये किससे रिलेटेड होगी, फिजिकल मूवमेंट से रिलेटेड होगी। नेक्स्ट, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान को प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। समावेशन की अवधारणा में अधिगम क्षमता वाले बच्चे तो शामिल है, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं। देखो सवाल नंबर 98 जो कहना चाहता है मेरे बच्चे, ये वाली बात के साथ ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना कि उसमें बाकी बच्चे शामिल नहीं, उसमें सब शामिल होते हैं, तो ये गलत हो गया। तो पहला सही दूसरा गलत कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट, यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय अच्छे, मतलब हर बच्चे में ऑटिज्म, बेटा स्पेक्ट्रम जब होता है ना, उसका मतलब ही होता है कि वो कभी भी ऐसा नहीं कि सब में सेम होगा, सब में क्या होगा, अलग अलग। तो अगर वो अलग अलग होगा तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि ऑटिज्म जो वेरी करता है, इस बात का मतलब क्या होगा। फिर भी कुछ बच्चे अधिक अच्छे होते हैं किसमें, याद रखना, कुछ बच्चे, अभी मैंने क्लास की शुरुआत में बताया था, ऑटिज्म वाले बच्चे को फैक्ट सबसे ज्यादा याद रहते हैं, इसलिए मेरे बच्चे याद रखना, उन्हें क्या है, रिटेन एक्सटेंसिव फैक्चुअल इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, वो से क्या कर लेते हैं, याद। आगे देखेंगे नया नंबर क्या है मेरे यार। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान की विशेषता क्या है, तुम लोग क्रिएटिव हो, तुम्हारी पहचान क्या है। और क्रिएटिव बच्चों की जो पहचान होती है वो होती है, वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं, वे मेरे बच्चे दूसरों की नकल करते हैं, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, वो सोचने की क्षमता कम होती है। जी नहीं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मेरे बच्चे किताब है, जितने भी लोगों ने आज तक ली होगी उनको ये पता है कि इस किताब से बेस्ट सीटेट की किताब से कहीं मिल नहीं सकते, इसलिए मैंने आज तक इसे, इसमें इम्प्रूव तो हुआ है लेकिन हमने इसका कभी कलर चेंज नहीं किया है। बाकी 8 तारीख को आना मत भूलिएगा, एक स्पेशल जो हमारा वो होगा 8 तारीख का, उस दिन ना भूलिएगा आना। कैसी रही भाई आज की क्लास, 8/8/8 को शाम को 8 बजे एक इवेंट लगा हुआ है, वहीं डायरेक्ट कर देना इस क्लास को, ठीक है। कैसी लगी भाई आज की क्लास, कल क्या पढ़ोगे, सीडी भी पढ़ोगे, कुछ और पढ़ोगे?
कल क्या पढ़ोगे बताओ? हाँ, हटा देंगे, दिन में करेंगे। ठीक है, मस्त, चलो बढ़िया। तो कल मिलेंगे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, ध्यान रखा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।